हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। काफ़ी अच्छा लगता है जब जो चीज़ पढ़ चुके हैं वही पढ़ने को दोबारा मिले। तो वी आर हियर। कैसे जो चीज़ हमने पिछले 3.5 4 4.5 कितने महीने, पता नहीं सर, एंडलेस, तो जितने भी टाइम हमने पढ़ी उसमें कैसे जो भी पढ़ा वो सबको सम अप करने वाले हैं इस अगले 2 घंटे में। तो यूं समझ लीजिए नेक्स्ट 2 आवर्स आपके पूरे 40 नंबर आपके जेब में है। और ऑब्वियसली जो आए हैं उनको फायदा भी मिलेगा कुछ। क्या फायदा मिलेगा? इन हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो तो नॉर्मल बैच वालों को मिल गया 40 में 40। तो और क्या फायदा बच गया सर? वेट करिए, सब मैंने अभी बता देना है तो फिर मतलब क्या है। आए हैं तो कुछ तो फायदा लेके जाएंगे। ठीक बात है। देखो भैया, फायदे का इंतजाम करो। तो चलो, मेरी तरफ ध्यान दो। अभी से फायदे पे नहीं रहना है। तो लेट अस बिगिन। तो अपन ने जो बात करना है, ठीक है, उसको लेके अभी साइड रख दो। ये तो एक जस्ट, कोई भी आप दर्शन करने आते हैं तो एक प्रसाद मिलता है ना, तो कंसिडर इट एज अ प्रसाद। ठीक। चले शुरू कर रहे हैं। शुरू कर रहे हैं। तो अब आप देखिए, अल्टीमेटली ये जो आपका सब्जेक्ट था, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, आप सोच रहे थे यू वर द लास्ट टू स्टडी दिस सब्जेक्ट, बट ऐसा हुआ नहीं। तो आपके बाद भी लोगों ने पढ़ना है। तो अब इस सब्जेक्ट में किस तरीके से हमने स्कोर करना है, ये बात मैं आपको रेगुलर क्लासेस के दौरान भी बता चुका था कि किस तरीके से आपने इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। तो एक काम एक एक्टिविटी, अब आपने क्लास में ध्यान देना। एक काम एक एक्टिविटी आप ऑलरेडी कर चुके हैं जो अदरवाइज आप करते, और वो थी स्टडी मटेरियल को पढ़ना। तो वो चीज आपने देखा कि हमने क्लास के दौरान ही पूरी खत्म कर ली। तो एटलीस्ट जब आपका वो टास्क खत्म है, अब दोबारा आपने स्टडी मटेरियल जो है उसको गो थ्रू करने की वर्ड बाय वर्ड जरूरत नहीं है। तो अब आपका फोकस उसी चीज पे होना चाहिए कि किन 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 टॉपिक्स पे किन किन बातों पे सवाल बने थे, और जो सवाल बने थे तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके जवाब क्या क्या हो सकते हैं, ऑप्शंस क्या क्या बन सकते थे, क्रिएट हो सकते थे। तो अब पूरे चैप्टर्स को हम एक लाइन पे सम अप करने की कोशिश करेंगे। तो अल्टीमेटली ऑब्वियसली अब मैं इन सब चीजों पे तो नहीं जा रहा हूं। तो जो आपके 6 चैप्टर्स हैं उसमें हमने जब शुरुआत की थी, तो शुरुआत की थी नंबर 1 टॉपिक बिजनेस कमर्शियल नॉलेज एंड इंट्रोडक्शन। तो अब देखिए जो भी हमने पढ़ा कैसे हम उसको सम अप करने की कोशिश करें, और जो आज हम 2 घंटे में कर सकते हैं। तो यूं समझिए एग्जाम वाले दिन जब आप पढ़ेंगे, और अल्टीमेटली व्हाट आर द टेक अवेज, जब आप कोई भी सब्जेक्ट का आप रिवीजन अटेंड कर रहे हैं तो रिवीजन का टेक अवे क्या होना चाहिए आपके लिए। इट्स नॉट जस्ट कि आपने जो पढ़ा बस वो आपको रिकॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चीज तो है ही। बट अदर देन दैट, अब आपको ये समझ में आएगा कि कितनी चीजें आपको पता है और कितनी चीजें स्टिल यू नीड टू लुक इनटू। तो अब आपका बेसिक पर्पस है टॉपिक्स आइडेंटिफाई करना किसी भी सब्जेक्ट में। जो भी सब्जेक्ट का आप रिवीजन अटेंड कर रहे हैं उसमें जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो टॉपिक आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आज वो एबीसी एनालिसिस, रिवीजन इज ऑल अबाउट एबीसी एनालिसिस। अब आपने वो टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने की कौन से टॉपिक एग्जाम में आपने मस्ट है देखने, क्योंकि आपने क्लास में बैठा, आपने रिवीजन देखा, उसके बाद भी आपको वो टॉपिक रिकॉल नहीं हो पा रहा। तो ये टॉपिक्स आइडेंटिफाई करना इज अपने आप में बिग चैलेंजिंग टास्क। तो जो टॉपिक आपको आता है, आपने क्लास में पढ़ा, रिवीजन में भी आपको जवाब पता है, इसका मतलब ये एक इंडिकेटर है कि वो टॉपिक आपको आता है। तो आप जब खुद पढ़ने बैठे अपने पीएल में, तो उसका टाइम थोड़ा शॉर्ट करें। जब वो टॉपिक पढ़ने बैठे तो आप उसको कम समय में खत्म कर सकते हैं। लेकिन जो टॉपिक आप सोच रहे हैं फिर भी याद नहीं आ रहा, इसका मतलब वहां पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा समय देने की जरूरत है। तो वो टॉपिक की तैयारी पे पहले जुट जाइए, वो चैप्टर की तैयारी पे पहले जुट जाइए। करेक्ट, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस सब्जेक्ट, लेकिन इन जनरल कोई भी रिवीजन क्लास जब आप अटेंड करें तो उसमें टॉपिक, फर्स्ट पेज शुड बी टॉपिक आइडेंटिफिकेशन, कि जो जो टॉपिक रिवाइज हुए उसमें से कितने टॉपिक में आप कंफर्टेबल है, ओके है, कितने टॉपिक बी कैटेगरी के, कितने टॉपिक सी कैटेगरी के। सी कैटेगरी स्टार मार्क एक तरीके से कि भैया उसको पहले देखना है, फिर बी कैटेगरी एग्जाम टाइम में, फिर अगर समय बचे तो ए कैटेगरी, आप वाइस वर्सा रिवर्स कर सकते हैं। बट जो टॉपिक इजीली आइडेंटिफाइबल है उसको रिवीजन मोड में आपने सबसे आखिरी में रखना है। ये पर्पस होना चाहिए आपकी रिवीजन क्लास में टॉपिक आइडेंटिफिकेशन का पैरेलली।
करेक्ट। तो इसी के साथ अपन शुरू कर रहे हैं बिजनेस कमर्शियल नॉलेज इंट्रोडक्शन और उसका बीसीके का पूरा रिवीजन। तो पहला टॉपिक जो हमने चालू किया था, पहला चैप्टर बीसीके इंट्रोडक्शन, उसमें सबसे की एरियाज, और किसी टॉपिक से सवाल बने ना बने, सबसे की एरिया जिससे सवाल बनता है वो बनता है कि व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कंट्री में बिजनेस करने के तरीके पैटर्न कितने कितने हैं। तो जब वो तरीके पैटर्न की बात आई तो हमने देखा कि बिजनेस करने के ओवरऑल 5 अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका था सोल प्रोप्राइटरशिप, एक तरीका था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक तरीका था पार्टनरशिप, एक तरीका था एलएलपी और एक तरीका था कंपनी। यानी इंडिया में बिजनेस करने के ये 5, ऐसे तो कई सारे तरीके हैं लेकिन ब्रॉडली ये 5 तरीके हैं। इन 5 तरीकों से 5 फॉर्म से बिजनेस किया जा सकता था। तो पहला एमसीक्यू तो आपको इसी पे बन जाता कि क्या फॉर्म ऑफ बिजनेस है, क्या फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं है। सो नाउ यू शुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर ऑल सच क्वेश्चंस। जब फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात आई तो आज ये 5 फॉर्म में कुछ खासियत, कुछ एडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो अगर कॉमन एडवांटेज डिसएडवांटेज की जब हम बात करते हैं तो कॉमन एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है? कॉमन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के तौर पे आज जो पहले 3 फॉर्म है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो एचईएफ हो, इन्हीं को प्रोप्राइटरी फॉर्म ऑफ बिजनेस भी बोला जाता है। यानी दे आर ओनली कॉल्ड एज प्रोप्राइटरी फॉर्म ऑफ बिजनेस। अब मैं सारे चैप्टर्स को कनेक्ट भी कर रहा हूँ, चैप्टर 6 कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। तो यानी इन्हीं 3 फॉर्म को आपने प्रोप्राइटरी फॉर्म ऑफ बिजनेस के नाम से भी जानना है। करेक्ट। तो प्रोप्राइटरी फॉर्म ऑफ बिजनेस की खासियत क्या होती है कि कोई भी व्यक्ति अलग नहीं होता, वो सब एक ही होते हैं। करेक्ट। यानी सोल प्रोप्राइटर, उसका मालिक एक ही है, एचयूएफ और उसके मेंबर्स एक ही होते हैं, पार्टनरशिप और उसके पार्टनर्स एक ही होते हैं। करेक्ट। तो कोई ऐसा कानून नहीं है जो इनको अलग अलग माने सिवाय इनकम टैक्स एक्ट के, क्योंकि इनकम टैक्स एक ऐसा कानून है जो एचयूएफ को अलग और उसके मेंबर्स को अलग मानता है, पार्टनरशिप को अलग और उसके पार्टनर्स को अलग मानता है। तो इनकम टैक्स को तो अलग रखना है क्योंकि वो एक सेपरेट लॉ है। बट अदर देन दैट, क्या पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक भी पार्टनरशिप और उसके पार्टनर्स अलग होते थे? अब आपको अच्छे से पता है कि नो, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, तो वो अलग नहीं, वो एक होते थे। करेक्ट। एचयूएफ और उसके मेंबर्स क्या अलग होते हैं? द आंसर इज नो। हिंदू सक्सेशन एक्ट, एचयूएफ और उसके मेंबर्स सब एक ही होते हैं। करेक्ट। और सोल प्रोप्राइटर और इंडिविजुअल वो तो खुद के हिसाब से भी एक ही है, इनकम टैक्स के हिसाब से भी एक ही होता है। करेक्ट। और इन तीनों में लाइबिलिटीज जो है, अगर प्रोप्राइटरी फॉर्म ऑफ बिजनेस है तो उसमें हमेशा लाइबिलिटी आपकी क्या रहती है? अनलिमिटेड रहती है। यानी इवन फॉर द लाइबिलिटीज और लोन्स ऑफ बिजनेस यू आर पर्सनली लाइबल, तो पर्सनल लाइबिलिटी इनकर की जा सकती है। फिर उसके बाद अगले 2 फॉर्म्स आए, कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस जिसको आप बोलते हैं जिसको आप बोलते हैं कंपनी, और दूसरा एलएलपी। इन्हीं को कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस या बॉडी कॉर्पोरेट भी बोला जाता है टेक्निकल टर्म्स में। तो दे आर आल्सो रिफर्ड टू एज बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी कॉर्पोरेट सिर्फ कंपनी को नहीं, एलएलपी को भी बोलते हैं। तो एलएलपी को इनको बोलने के लिए क्यों है? क्योंकि इनको चलाने के लिए अलग अलग कानून है। तो एलएलपी को चलाने के लिए वी हैव एलएलपी एक्ट 2008 एंड कंपनी को चलाने के लिए वी हैव कंपनीज एक्ट 2013। और ये जो दोनों कानून है ये दोनों रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी करते हैं। बाकी तीनों फॉर्म में कोई भी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन एलएलपी को रजिस्टर करके एलएलपी लेना पड़ेगा और कंपनी को रजिस्टर करके सिन लेना पड़ेगा, तभी जाके आप इस फॉर्म पे बिजनेस कर सकते हैं। और अगर ये फॉर्म पे एक बार आपने बिजनेस चालू किया तो इसके फायदे आने के, जिसमें सबसे बड़ा फायदा है लिमिटेड लाइबिलिटी होने का, तो विच मेक्स इट डिस्टिंक्टिव फ्रॉम प्रोप्राइटरी फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो कॉर्पोरेट फॉर्म और प्रोप्राइटरी फॉर्म में फर्क क्या है? एक मेजर फर्क है लाइबिलिटी का लिमिटेड होना। तब उसमें वन बाय वन जब हम डिस्कशन पे आए थे तो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के कई सारे फायदे, ये 5 फॉर्म में, पांचों फॉर्म पे एक एक सवाल बन जाने। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हर चैप्टर आपका सेम वेट रखना है, 6 से 8 नंबर। तो जब 6 से 8 नंबर का वेटेज आपका रहने वाला है तो इसका मतलब समझ जाइए 6 से 8 सवाल आपको हर टॉपिक पे मिलने वाले हैं। तो जब 6 से 8 नंबर का सवाल पहले चैप्टर से आएगा तो यूं समझ लीजिए 5 फॉर्म है, 5 में से 3 से 4 फॉर्म के सवाल तो एक एक फॉर्म पे बन ही जाएंगे। तो वो कौन सी लाइन होगी, बस वही तो हमें पता करना था। तो इसलिए जब हम सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करते थे तो इसके कई सारे फायदे, कई सारे नुकसान भी होते थे। फायदों की बात करें तो ये सबसे इजीएस्ट और सबसे अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस माना गया था। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एंड द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। ये उसका सबसे बड़ा फायदा था कि भैया किसी से पूछने की जरूरत नहीं, रात को सपना आया, सुबह वो काम आपने चालू कर दिया। अनलाइक कंपेयर इट विद एनी अदर फॉर्म, चाहे एचयूएफ हो तो बड़े भैया से पूछना पड़ता है, पार्टनरशिप हो तो बाकी पार्टनर्स को मनाना पड़ता है, और एलएलपी और कंपनी तो भूल ही जाइए। करेक्ट। वहां तो आपने क्या क्या पापड़ बेले थे एलएलपी और कंपनी बनाने के लिए, वो अब आप सब जान चुके हैं। चाहे सेक्शन 11 की बात हो एलएलपी की, चाहे सेक्शन 7 की बात हो कंपनी की। सर हो गया क्या लॉ का रिवीजन?
नहीं हुआ है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे 11 और 7 ये सारी बातें हमने देखी थी। तो उसका सबसे पहला फीचर कि इजीएस्ट फॉर्म है, अर्लीस्ट फॉर्म है, सवाल के तौर पे देखते जाइए, विच इज द मोस्ट इजीएस्ट अर्लीस्ट फॉर्म, सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर इज डैश फॉर्म ऑफ बिजनेस, इजीएस्ट एंड अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। करेक्ट, कंपेरेटिव टर्म्स में बात हो रही है। तो पांचों फॉर्म में अगर सबसे आसान और सबसे जल्दी चालू होने वाला अगर कोई बिजनेस है तो वो सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ बिजनेस है। केवल इतना ही नहीं, इसे आज इकोनॉमी का क्या माना जाता है, इकोनॉमिक हीरो भी माना जाता है, क्योंकि आज आप जितने भी बिजनेस जानते हैं उसमें 70 to 80% सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ बिजनेस ही एग्जिस्ट करते हैं। तो ये लार्जेस्ट इन नंबर होते हैं, लार्जेस्ट इन वॉल्यूम होते हैं। करेक्ट, सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए इकोनॉमी में ऑब्वियसली इनका कंट्रीब्यूशन भी सबसे ज्यादा रहता है। जितनी नौकरी बाकी फॉर्म देते हैं उससे कहीं ज्यादा नौकरियां सोल प्रोप्राइटरशिप देता है। ये सबका एक डिटेल्ड एनालिसिस अपन ने अपनी नॉर्मल रेगुलर क्लास में किया था। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे यानी ये एक कल को आएगा इकोनॉमी के एंगल से उसको क्या नाम दिया गया, तो इट वाज अ इकोनॉमिक हीरो। तो सोल प्रोप्राइटर डैश फॉर्म ऑफ बिजनेस इज रेफर्ड टू एज इकोनॉमिक हीरो, सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर इज आल्सो कॉल्ड एज इकोनॉमिक हीरो। तो उसके कई सारे नाम हैं, तो इकोनॉमिक हीरो के नाम से भी सोल प्रोप्राइटर को पुकारा जाता है। इतना ही नहीं, म्यूजिक वर्ल्ड से भी उसका कंपैरिजन है। अगर इकोनॉमी से कंपैरिजन है तो म्यूजिक वर्ल्ड से कंपैरिजन है, और अगर ऑर्केस्ट्रा से कंपेयर करें तो ये क्या है, ये एक वन पर्सन बैंड है, मतलब वन मैन शो है, वन पर्सन कंपनी है एक तरीके से, वन मैन शो। क्यों? क्योंकि सारा काम उसी ने करना है, सेल उसी ने करना, परचेज उसी ने करना, बैंक में पैसा उसी ने जमा कराना है, स्टाफ को सैलरी उसी ने देना, मतलब सारे काम उसी ने करना। तो ये एक वन पर्सन बैंड है। तो म्यूजिक वर्ल्ड के कंपैरिजन में नाम पूछे, ऑप्शन तो रहेंगे इकोनॉमिक हीरो, वन पर्सन बैंड, वन पर्सन कंपनी भी दे देगा। तो यू नीड टू सेलेक्ट। तो यहाँ म्यूजिक वर्ल्ड से अगर पूछ रहा है तो जवाब बन जाता है आपका वन पर्सन बैंड, यानी ऑर्केस्ट्रा की दुनिया में ये एक तरीके का वन पर्सन बैंड है। ठीक उसी प्रकार से ये दूसरों को तो नौकरी देता ही है, लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट करता ही है, ये अपने आप को भी नौकरी देता है। यानी दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑल्सो प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपने आप को नौकरी देने वाला बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस है। करेक्ट। और इसकी खासियत देखिए कंपेरेटिव टर्म्स में अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में, कि ये क्या करता है, पर्सनलाइज सर्विस देने पे आता है। पर्सनलाइज सर्विस याद करना है आपने, गुप्ता जी की दुकान। तो गुप्ता जी की दुकान कैसे पर्सनलाइज सर्विस देती है, किसी को 1 महीने की उधारी, किसी को 10 दिन की उधारी, किसी को नो उधारी, किसी की होम डिलीवरी, किसी को टेक अवे, किसी को बोले चुपचाप आओ और लेके जा। तो मीनिंग देयर बाय ऐसे अलग अलग सर्विसेज, एक ही बिजनेस है लेकिन वो कस्टमर वाइज पर्सनलाइज सर्विस देता रहता है डिपेंडिंग अपॉन हिज रिलेशन विद द कस्टमर। लेकिन वही चीज आप कॉर्पोरेट फॉर्म से एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या, कि रिलायंस में पर्सनलाइज सर्विस मिल जाए, एक को एक काम मिले दूसरे को नहीं मिले। अगर रिलायंस ने होम डिलीवरी देनी है तो सबको देनी है, नहीं देनी है तो किसी को नहीं देनी। रिलायंस ने 10% डिस्काउंट देना है तो सबको देना है, नहीं देना है तो किसी को नहीं देना है। करेक्ट। तो यानी ज्यादातर कॉर्पोरेट फॉर्म जो है वो पर्सनलाइज सर्विस की तरह पे काम नहीं करते। कोई चीज वो करेंगे तो वो सबके लिए करेंगे, नहीं करेंगे तो किसी के लिए नहीं करेंगे। तो यही एक डिस्टिंक्टिव फीचर होता है पर्सनलाइज सर्विस का, सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ बिजनेस का। लार्जेस्ट वॉल्यूम, नंबर, जीडीपी कंट्रीब्यूटर, एम्प्लॉयमेंट, ये ऑलरेडी बता चुका मैं आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें ये खुद के मालिक रहते हैं, तो इन पे कोई हुक्म चलाने वाला नहीं होता, वंस ओन बॉस रहते हैं। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप का फायदा, कि अगर किसी व्यक्ति का नेचर ही ऐसा है कि वो कोई किसी को अपना मालिक बनते नहीं देखना चाहता, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे द बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस विच सूट्स हिम हिज सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि यहाँ पे इट्स वंस ओन बॉस। और इन्हीं के लिए एक क्लिच इस्तेमाल किया था, और वो क्लिच क्या था, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो यानी ये जितने भी पॉइंट है, ये एक एक पॉइंट नहीं, ये एक एक सवाल है, इनमें से किसी एक पॉइंट पे सोल प्रोप्राइटर पे सवाल बन जाना है, एमसीक्यू बन जाना है। तो याद करिए, इतनी तारीफें करने के बाद तो सोल प्रोप्राइटर से अच्छा कुछ था ही नहीं, ऐसा फील होने लग गया था। तो फिर इनको जमीन पे भी उतारना था। जमीन पे कैसे उतारना था, थ्रू वेरियस डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस की अगर आप बात करें तो यानी इनके प्रोडक्ट को हमेशा डेरोगेटली कैसा बोला जाता था, लोकल प्रोडक्ट। लोकल प्रोडक्ट मतलब देसी प्रोडक्ट। तो अक्सर इनके प्रोडक्ट को डेरोगेटली जानबूझ के लोकल प्रोडक्ट बोला जाता था, कंपेयर किया जाता था ब्रांडेड के साथ, कि भैया मैं तो ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदता, तुम लोकल प्रोडक्ट खरीदते हो। करेक्ट। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो लोकल के नाम से जाने जाते थे। नंबर टू, इनकी वर्किंग कंडीशंस याद कर लीजिए, बिना लाइट पंखे के ऐसे कमरे में बैठा देना, बैठने की जगह ना होना, मालिक बैठे तो नौकर खड़ा रहे, नौकर बैठे तो मालिक खुद अपने बैठने का टर्न का वेट करे। तो यानी इनकी वर्किंग कंडीशंस बड़ी पुअर होती थी। और सबसे बड़ा उनकी पॉलिसी, वर्किंग पॉलिसीज क्या होती थी, हायर एंड फायर पॉलिसी। याद है, 5 मिनट में फालूदा और 5 मिनट में मतलब फायर्ड। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे मीनिंग देयर बाय इनकी जो वर्किंग तरीका है, ये हायर एंड फायर पॉलिसी, पल में हायर पर में फायर करते थे। क्या कॉर्पोरेट भी इसी तरीके से काम करता है कि मूड हुआ तो नौकरी में रख दिया, मूड हुआ तो निकाल दिया? द आंसर इज नो।
करेक्ट। तो वहां पे पूरा फॉर्मलाइज तरीके से काम होता है। आपने नौकरी छोड़नी है तो भी आपने एटलीस्ट 1 महीना पहले बताना पड़ेगा। कंपनी ने आपको निकालना है तो भी कंपनी आपको एटलीस्ट समय देगी, और 1 आध महीना, लेट्स से स्टैंडर्ड टाइम, उतना समय आपको देगी और बोलेगी दूसरी नौकरी खोज लो, यहाँ से आपको निकाला जा रहा है। तो मीनिंग देयर बाय वो फॉर्मल फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप याद करिए, 5 मिनट में निकाल देगा, 2 दिन बाद फोन करके वापस बुला लेगा, 4 दिन बाद फिर निकाल देगा। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे ये हायर एंड फायर पॉलिसी पे काम करने वाले लोग होते हैं। इनका भविष्य ही क्वेश्चन मार्क होता है। आज है कल हो ना हो बेसिस पे काम करते हैं। तो कल आप जितनी बार भी जाते हैं, "ओ, गुप्ता जी की दुकान हुआ करती थी, कहाँ गई?" तो ऐसा मतलब समझ जाइए, जब गुप्ता जी नहीं रहे तो दुकान कैसे रहेगी। तो फेट एज गोइंग कंसर्न। तो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के साथ अक्सर एक चैलेंज होता है कंटिन्यूटी का। यही फीचर को डन अवे करता है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, क्योंकि कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक होता है परपेचुअल। तो कल को एक नया टाइप का क्वेश्चन ड्राफ्ट किया जा सकता है क्या, कि फेट एज अ गोइंग कंसर्न जो सोल प्रोप्राइटर की कमी है, उसको कंपनी का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक दूर करता है। तो ऑप्शन दे देगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी में 4 ऑप्शन दे देगा, यू नीड टू सेलेक्ट क्या, परपेचुअल सक्सेशन। तो परपेचुअल सक्सेशन जो है वही कंपनी की लाइफ इनफाइनाइट है, वो इस कैरेक्टरिस्टिक से डन अवे करता है। तो एक का नुकसान दूसरे का फायदा होगा, तभी तो दूसरे फॉर्म पे आप जाएंगे। करेक्ट। तो फेट एज गोइंग कंसर्न पे एक तरीके का क्वेश्चन मार्क रहता है। और इनकी बातें जो है वो याद कर लीजिए, बातें बड़ी बड़ी कि सब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अल्ट्रावायलेट रेस, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, डिप्लीशन ऑफ हिमालय, वो सब यही सब बातें करते रहते हैं। कह रहे हैं कि एसी का इस्तेमाल ने सब बर्बाद कर दिया, और ये बातें खुद कैसे कर रहे थे, एसी में बैठ के। फिर बंद करने बोला गया तो क्या जवाब था, मेरे अकेले के बंद करने से क्या होता है। तो इसका मतलब लैक ऑफ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। बातें कई बार इनकी बड़ी बड़ी रहती है, लेकिन जब काम करने पे आने की बात होती है तो बोलते हैं हम तो अकेले सोल प्रोप्राइटर है, हम अकेले क्या कर सकते हैं। करें तो ये अपने ऊपर बातें लेने से मना कर देते हैं। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर आप जानते हैं, मोस्ट इनफॉर्मल सेक्टर बोलिए, मोस्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलिए, ये सब सोल प्रोप्राइटर की कुछ कमियां हैं। तो अब वो हमें प्रोज एंड कॉन देखने की, इतनी कमियां इतने फायदे, कौन सा बेस्ट फॉर्म हमको सूट कर सकता है। तो ये सोल प्रोप्राइटर का सवाल इससे बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब ये जितनी भी बातें थी जो थी वो सब हमने इससे निकाल रखी थी कि दिस वर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा जब हम जाते हैं तो अगला फॉर्म आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो सबसे पहले हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो था वो क्या होता था, वो हमने सीखा था। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली किसको बोलते हैं, ऑल मेंबर्स ऑफ सेम, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मींस मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। करेक्ट। उनके 3 सक्सेशन और अनमैरिड डॉटर्स, तो ऑल मेल मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। एचयूएफ की हमने डेफिनेशन देखी थी। क्या डेफिनेशन देखी थी, ऑल मेल मेंबर्स हु आर लीनियरली डिसेंडेंट टू अ कॉमन एंसेस्टर इंक्लूडिंग देयर वाइफ एंड अनमैरिड डॉटर। तो ये सब एचयूएफ के मेंबर्स बनते हैं। तो एचयूएफ की मेंबरशिप किसको किसको आ सकती है, कल को अगर ये सवाल पूछ ले तो वो हमें पता है। तो अगर मिस्टर एक्स का एचयूएफ है तो उसकी एचयूएफ के मेंबर कौन होंगे, खुद एक्स होगा, उसकी वाइफ होंगे, उसके बच्चे होंगे, बच्चों की वाइफ है तो मतलब वो होगी। लेकिन गर्ल डॉटर है, उसकी शादी हो गई तो उसकी मेंबरशिप सेसेस हो गई, क्योंकि शी बिकम्स अ मेंबर ऑफ हर हस्बैंड्स एचयूएफ। तो इस तरीके से ये एचयूएफ की मेंबरशिप बनती और हटती है। करेक्ट। एचयूएफ में मेंबरशिप मिलती कैसे है, ऑटोमेटिकली बाय बर्थ, यानी ये कोई कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट नहीं है, अनलाइक पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में आप पार्टनर बनते हैं बाय कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट, लेकिन एचयूएफ में मेंबरशिप मिलती है ऑटोमेटिकली। कोई व्यक्ति मुकेश भाई के एचयूएफ का मेंबर क्यों बना, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसका बर्थ जो है मुकेश भाई की फैमिली में हो गया। तो ऑटोमेटिक होता है क्रिएशन। तो इसलिए एचयूएफ की मेंबरशिप ऑटोमेटिक क्रिएशन है, कोई अब कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं होता है। तो ये एचयूएफ को गवर्न करने के लिए कंट्री में जो कानून है वो है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये बातें हमने देखी थी। करेक्ट। सोल प्रोप्राइटर को गवर्न करने के लिए एज सच कोई कानून नहीं है, दूसरे लॉज उसको फॉलो करने पड़ेंगे, लाइक इनकम टैक्स एंड जीएसटी, वो तो सबने फॉलो करने हैं, तो सोल प्रोप्राइटर ने भी फॉलो करने। पर एचयूएफ को चलाने के लिए एक कानून जो चलता है हिंदू के लिए, वो है हिंदू सक्सेशन एक्ट। अब हिंदू जो है वो एक कॉन्स्पिशियस वर्ड है। हिंदू डज नॉट ओनली लिटरली मीन्स हिंदू, इसके अंदर दूसरे भी रिलीजन्स आते हैं, लाइक बुद्धिस्ट आते हैं, जैन आते हैं और सिख आते हैं। करेक्ट। तो बीजेपी, ये आपने पता ना, तो बीजेपी उसमें पी जो था पारसी वो तो नहीं है, पारसी के लिए सेपरेट लॉ है। तो बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख ये भी हिंदू के अंदर कवर होते हैं। तो कल को सवाल आएगा कि हिंदू लॉ किस पे गवर्न होता है या नहीं होता है, नहीं होता पूछे, ऑप्शन रहेगा बुद्धिस्ट, जैन, सिख, और चौथा ऑप्शन आपका आंसर होगा इट में बी क्रिश्चियन, इट में बी मुस्लिम, इट में बी पारसी, कुछ भी हो सकता है। करेक्ट। तो वो आपका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। या कौन नहीं, कौन गवर्न होता है, 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन रहने हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जैन।
तो उसमें आपने जैन ने टिक कर देना कि इस पे गवर्न होता है। तो इस तरीके से सवाल बन सकते हैं कि एचयूएफ में कौन आता है और कौन नहीं आता। एचयूएफ और उसके मेंबर्स अलग होते हैं कि एक होते हैं, तो आपने इन जनरल बोलना है कि वो दोनों एक ही होते हैं। करेक्ट। उसमें एक कर्ता जो होता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी मेंबर्स की लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर ऑफ एचयूएफ, उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहती है। करेक्ट। हाउएवर जब हम एचयूएफ की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक एचयूएफ और उसके मेंबर्स को अलग माना गया है। एचयूएफ अपनी इनकम पे अलग से टैक्स देता है, उसके मेंबर्स अपनी इनकम पे अलग से टैक्स देते हैं। तो एक जिक्र छोटा सा हुआ था इनकम टैक्स लॉ का भी इसमें। तो इनकम टैक्स लॉ में हमने देखा था ओवरऑल कितने हेड्स ऑफ इनकम है, 5 हेड्स ऑफ इनकम है। वो 5 हेड्स ऑफ इनकम कौन कौन से हैं? वो 5 हेड्स ऑफ इनकम आपके थे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसमें सैलरी इनकम मतलब जो भी जॉब से होने वाली इनकम है वो इस हेड में जाती है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब बिल्डिंग से आने वाले किराए की इनकम। बिल्डिंग चाहे आपका घर हो, दुकान हो, मकान हो, कुछ भी हो, तो बिल्डिंग होना चाहिए। इसका मतलब अगर लैंड है और उसका रेंट आ रहा है तो क्या वो इस हेड में जाएगा? द आंसर इज नो। तो बिल्डिंग का रेंट इस हेड में जाता है। कोई मशीन आपने किराए में दी है तो क्या उसका रेंट इधर आएगा? द आंसर इज नो। वो सब कहाँ जाएगा? वो डिपेंड करता है। अगर आपका बिजनेस है तो पीजीबीपी, अदरवाइज हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो इसलिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या है? ये केवल बिल्डिंग से मिलने वाला किराया। तो मैंने किसी को घर किराए में दिया, मैंने किसी को शॉप किराए पे दी, उसका जो मुझे रेंट मिलता है वो जाता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वैसे ही तीसरा हेड है प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, जिसको इन शॉर्ट आप पीजीबीपी बोलते हैं। तो प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में कैसी इनकम जाती है? बिजनेस से होने वाली इनकम या प्रोफेशन से होने वाली इनकम। भले ही बिजनेस अलग होता है, प्रोफेशन अलग होता है, इनकम टैक्स की नजर में जो अलग होता है उसको एक मानता है, जो एक होता है उसको अलग मानता है, नायाब लॉ कंट्री का। तो पीजीबीपी चाहे बिजनेस हो चाहे प्रोफेशन हो, भले ही आपको अलग लगता है कि डॉक्टर साहब है, सीए साहब है और बिजनेसमैन है, लेकिन इनकम टैक्स की नजर में दोनों कमाते हैं, तो दोनों ने अपनी इनकम पीजीबीपी हेड में ही बतानी है। करेक्ट। तो ये बिजनेस हेड हो गया। चौथा, अब इसमें चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, कोई फर्क नहीं हो रहा, एट लास्ट वो आपकी बिजनेस इनकम है वो सब पीजीबीपी में जाएगा। वैसे ही चौथा हेड है कैपिटल गेन। आमतौर पे इनकम का मतलब रेवेन्यू नेचर की इनकम होता है, इसलिए कोई भी इनकम कमाई है वो रेवेन्यू हेड्स में जाती है। पर अगर आपने कोई कैपिटल नेचर की इनकम कमा ली है, कैपिटल नेचर की इनकम जैसे एक घर मेरा था वो मैंने बेच दिया। करेक्ट। मेरा काम घर खरीदने बेचने का नहीं है। इन जनरल मैंने कोई एक प्रॉपर्टी बेच दी, इन जनरल मैंने कोई शेयर्स बेच दिए, इन जनरल मैंने सोना चांदी खरीद के रखा था उसको बेच दिया। तो ये सब जो बेच के कमाए ये सब क्या है? ये सब कैपिटल रिसीट्स है, कैपिटल नेचर की इनकम है। तो बाय डिफॉल्ट रूल क्या इनकम टैक्स लॉ का कि कैपिटल नेचर की इनकम पे अगर टैक्स लगेगा तो तभी लगेगा जब वो कैपिटल गेन हेड में कवर्ड है, अदरवाइज नहीं लगेगा। वैसे ही ऑल रेवेन्यू रिसीट्स आर टैक्सेबल अनलेस दे आर स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट एंड ऑल कैपिटल रिसीट्स आर एग्जेम्प्ट अनलेस दे आर स्पेसिफिकली टैक्सेबल। तो ये एक बेसिक रूल है इनकम टैक्स लॉ का। तो अगर कैपिटल रिसीट टैक्सेबल होती है तो 99% केस में वो कैपिटल गेन हेड में ही टैक्सेबल होती है। कुछ एक इंस्टेंसेस होते हैं जहां पे इवन कैपिटल नेचर की इनकम को बाकी चारों हेड में डाला जाता है, बट वो आप इनकम टैक्स लॉ सीखेंगे तब समझेंगे। तो अल्टीमेटली 99% केस में यूं समझिए, इफ कैपिटल रिसीट्स आर टैक्सेबल, दे आर टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हेड होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये क्या है? जस्ट लाइक डस्टबिन, जो भी आपकी बची कुची इनकम है जो आपने कमाया है, बाकी चारों हेड्स ने ठुकराया है और वो इनकम कहीं एग्जेम्प्ट भी नहीं है, उस पर टैक्स लगना है, तो टैक्स कहाँ लगेगा? वो लगेगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो लॉटरी लग गई, गिफ्ट मिल गया, केबीसी गए, जीत के आ गए, तो ये सब जो भी नेचर की इनकम हुई, ये सब इनकम कहाँ जाने वाली है? ये सब जाने वाली है आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो इनकम टैक्स में आप ब्रॉडली ये 5 तरीकों से ही इनकम कमा सकते हैं। सवाल आ जाना आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ हेड ऑफ इनकम एज पर इनकम टैक्स लॉ। 4 ऑप्शन, 3 इनमें से रहेंगे, चौथा आपका आंसर बन जाएगा। अब बात करें तो आज एक सोल प्रोप्राइटर इनमें से कौन सी इनकम कमा सकता है? तो सोल प्रोप्राइटर तो पांचों टाइप की इनकम कमा सकता है। वो कहीं जॉब भी कर सकता है, वो अपना घर किराए पे भी दे सकता है, वो जॉब के साथ साथ बिजनेस भी कर सकता है, उसने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी उसको बेच के भी कमा सकता है, और अदर सोर्स तो मिसलेनियस कमा ही सकता है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे यानी एक सोल प्रोप्राइटर जो है वो तो पांचों तरीके की इनकम कमा सकता है। लेकिन जब हम एचयूएफ की बात करते हैं तो एचयूएफ जो है
अपनी प्रॉपर्टी तो किराए पे दे सकती है, एचयूएफ बिजनेस कर सकती है, जब प्रॉपर्टी किराए पे दे सकती है तो उस प्रॉपर्टी को बेच भी सकती है और अदर सोर्स की इनकम भी कमा सकती है। तो पांच में से चार हेड की इनकम तो एचयूएफ कमा सकता है, तो जो हेड की इनकम वो नहीं कमा सकता वो कौन सा है, वो है उसका सैलरी। तो एचयूएफ कैन नॉट अर्न इनकम फ्रॉम सैलरी। तो अपने आप में ये एक सवाल बन जाता है एचयूएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एचयूएफ कौन से हेड की इनकम नहीं कमा सकता। द आंसर इज इनकम फ्रॉम सैलरी। एचयूएफ जॉब करने नहीं जाता, एचयूएफ के मेंबर्स जॉब करने जाते हैं, तो वो मेंबर की खुद की कमाई होगी, वो फैमिली की, फैमिली नौकरी नहीं करती, फैमिली का कोई बंदा नौकरी करता है। तो इसलिए एचयूएफ कैन नॉट अर्न इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ये आपका एचयूएफ को गवर्न करने वाला लॉ हो गया। एचयूएफ से रिलेटेड हमने इतनी ही बातें देखी थी। मेंबर को पार्टनर, दो वर्ड हमने देखे थे, बताइएगा कौन सी स्टेटमेंट सही थी। ऑल मेंबर्स आर को पार्टनर्स बट ऑल को पार्टनर्स आर नॉट मेंबर, स्टेटमेंट नंबर वन। ऑल को पार्टनर्स आर मेंबर्स बट ऑल मेंबर्स आर नॉट को पार्टनर्स, स्टेटमेंट नंबर टू। कौन सा ट्रू है, तो स्टेटमेंट नंबर टू। सभी मेंबर जो है वो को पार्टनर्स हों ये जरूरी नहीं है, लेकिन सारे को पार्टनर्स मेंबर्स जरूर होते हैं। तो ऑल को पार्टनर्स आर मेंबर्स बट ऑल मेंबर्स आर नॉट नेसेसरली को पार्टनर्स। दोनों में एक बेसिक फर्क क्या था, मैंने आपको जनरल नॉलेज भी दे दिया था कि को पार्टनर्स कौन होते हैं। को पार्टनर्स वो व्यक्ति होते हैं हु हैव अ राइट टू डिमांड पार्टीशन। तो अल्टीमेटली वो सक्सेसिव थ्री जनरेशन जो होती है उसको टेक्निकली बोला जाता है को पार्टनर्स। इवेंचुअली आपकी बुक में वही मेंबर बोलते हैं। तो उतने तक ही प्रैक्टिकली आज की तारीख में एचयूएफ रहती भी है। करेक्ट, गॉन आर दोस डेज जब कोई सेंचुरी क्रॉस करता है और मतलब चार जनरेशन एक साथ रह रही है। करेक्ट, तो थ्री जनरेशन भी एक डिफिकल्ट टास्क हो गया आज की तारीख में। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे ये मेंबरशिप और को पार्टनरशिप के बारे में रहा। और एचयूएफ के हेड को आप क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। ये आप सीख चुके हैं। कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर। फिर एक सवाल अक्सर कई बार आ जाता है कि एचयूएफ में मेंबर्स के शेयर्स फिक्स होते हैं कि फ्लक्चुएटिंग होते हैं। तो एचयूएफ में मेंबर्स के शेयर्स फिक्स होते हैं कि फ्लक्चुएटिंग होते हैं, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ मेंबर्स पे। इसका मतलब एचयूएफ में चार मेंबर है और 10 लाख रुपए कमाया गया तो सबको 2.5 लाख मिलेगा। अब जब तक उस एचयूएफ में चार मेंबर है तब तक सबको 2.5 लाख मिलेगा। लेकिन अचानक से उसमें एडमिशन ऑफ मेंबर हो गया। एडमिशन कैसे होता है, बर्थ से। तो जैसे ही अगर किसी पांचवें मेंबर का बर्थ हो गया तो ऑटोमेटिकली वो पांचवा आता तो है लेकिन बाकी चार उदास हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो शेयर उनका 2.5 लाख था वो 2 लाख हो जाता है। करेक्ट, तो यानी आपकी शेयर क्या हो गई, फ्लक्चुएट हो गई ना। एडमिशन ऑफ मेंबर के कारण शेयर ऑफ मेंबर घट गया, लेकिन फिर कभी कभी बढ़ने की उम्मीद भी बढ़ जाती है। करेक्ट, तो अचानक से अगर अब ठीक है, बट अगर ऐसा कुछ हो जाए कोई इंसिडेंस तो वही आपका 2.5 लाख का शेयर कभी 3 लाख 3.5 लाख भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ मेंबर्स एडमिट हो रहे हैं कि रिटायर हो रहे हैं। अब वो रिटायर कैसे हो रहे हैं आप जानते हैं। करेक्ट, तो अल्टीमेटली ये सेकेंड इंस्टेंस था। तो एचयूएफ फॉर्म ऑफ बिजनेस भी कंप्लीट अपना, बोलो हाँ कि ना। तो ऐसे ही तीसरा फॉर्म होता है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप एक तीसरा तरीका है बिजनेस करने का, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करना चाहते हैं और उनके पास तो ऑब्वियसली सोल प्रोप्राइटर तो ऑप्शन नहीं है। एचयूएफ केवल मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली कर सकते हैं और वो कॉर्पोरेट फॉर्म करना नहीं चाहते, इसका मतलब कंपनी एलएलपी बनाना नहीं चाहते। तो उनके पास ऑप्शन क्या अवेलेबल है, उनके पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, वो है पार्टनरशिप बनाए एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए जो कानून है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसमें फर्म और उसके पार्टनर्स को क्या माना गया है, एक दूसरे का प्रिंसिपल एजेंट माना गया है, यानी टेस्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी माना गया है। उस दिन अगर मैंने आपको म्यूचुअल एजेंसी बोला होता आपने क्लास छोड़ देनी थी कि ये क्या होता है म्यूचुअल एजेंसी, लेकिन अब आपके लिए एकदम की वर्ड है ये। करेक्ट, तो इसका मतलब पार्टनरशिप एक्ट जो है वो फर्म और उसके पार्टनर्स को अलग नहीं मानता, वो सब एक ही व्यक्ति होता है। तो फायदे क्या होते हैं, यानी पार्टनरशिप में कम से कम दो लोग आपको चाहिए, यानी अकेला व्यक्ति पार्टनरशिप नहीं कर सकता। एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट होना चाहिए। लॉस शेयरिंग एक असेंशियल फीचर नहीं होता। अब वो सारी कैरेक्टरिस्टिक पार्टनरशिप की आप जानते हैं। हाउएवर क्या इनका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है क्या, तो अब आप जानते हैं कि एज पर सेक्शन 58 59 रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप भी पूरी तरीके से ऑप्शनल है। ऑप्शन होने के बाद भी पेनाल्टी के फीचर डाल रखा था 59 ने, ठीक है, वो हम जानते हैं। सर लॉ हो गया क्या अपना, बचा हुआ है। तो 58 59 जो था पार्टनरशिप एक्ट का, ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप एक ऑप्शनल फीचर है, लेकिन फिर भी अगर आप उनका रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कहाँ कराएंगे, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, जो कौन सी अथॉरिटी है, स्टेट अथॉरिटी है। तो स्टेट अथॉरिटी के पास जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। करेक्ट, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक ऑप्शनल फीचर है जो दिया गया है। उसके लिए आपने जो भी एग्रीमेंट करना है, एग्रीमेंट कहलाता है पार्टनरशिप का डीड ऑफ पार्टनरशिप। वो डीड ऑफ पार्टनरशिप ओरल भी हो सकता है, वो डीड ऑफ पार्टनरशिप राइटिंग में भी हो सकता है। ये सारी बातें आप ऐसा एग्रीमेंट पार्टनर्स आपस में एंटर कर सकते हैं।
करेक्ट। तो ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ये तीसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस है विच इज पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। ठीक, ये तीनों ही फॉर्म की यूनिक फीचर क्या है कि तीनों ही केस में लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। अगले दो जो फीचर्स थे वो है कॉर्पोरेट फॉर्म के इन द फॉर्म ऑफ एलएलपी, जिसको गवर्न करने के लिए कानून है एलएलपी एक्ट 2008, और तीसरा पांचवा है कंपनी, जिसको गवर्न करने के लिए कानून है कंपनीज एक्ट 2013। दोनों की ही कुछ यूनिक और काफी यूनिक बातें हैं। एक तरीके से एलएलपी क्या है, हाइब्रिड बच्चा है किसका, पार्टनरशिप और कंपनी का, जहां पे कंपनी उसका फादर है और पार्टनरशिप उसकी मदर है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे एलएलपी जो है एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है विच हैज फीचर्स ऑफ बोथ द फॉर्म ऑफ बिजनेस। लेकिन कॉर्पोरेट फॉर्म, कंपनी, दोनों की यूनिक बातें क्या हैं? यूनिक बातों में कई सारी बातों में एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्लैप्स, तो कॉमन सील होना दोनों का, लिमिटेड लाइबिलिटी होना, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होना, परपेचुअल सक्सेशन होना, सेपरेट लीगल एंटिटी होना। ये तो कॉमन सी बात है, पर मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन बातें होती है। जैसे दोनों में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होना, दोनों में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है कि आप अपना शेयर किसी को बेच सकते हैं, वहां पे मैं पार्टनरशिप में पार्टनर किसी और को बना सकता हूँ। तो ऐसी कई सारी बातें जो हैं वो कंपनी और एलएलपी को सिमिलर करती है। करेक्ट, तो ये उनके फायदे की बात हुई। तो सेपरेट लीगल एंटिटी जहां पे कंपनी और एलएलपी अलग होती है और उसके शेयर होल्डर्स, मेंबर्स और पार्टनर्स जो हैं वो अलग होते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी जो मेंबर्स और पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द बिजनेस। करेक्ट, तो उतने तक के लिए ही उनकी लाइबिलिटी रहेगी। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, एलएलपी और कंपनी एक अलग पर्सन माना जाता है अंडर द आइज ऑफ लॉ। और अलग पर्सन होने का मतलब कि वो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वो अपने नाम से अपने डेटर पे केस कर सकते हैं, बाहर वाले कंपनी को, एलएलपी को उनके नाम पे केस फाइल कर सकते हैं। करेक्ट, मतलब कंपनी एलएलपी का खुद का बैंक अकाउंट हो सकता है अपने नाम पे। ये सारी बातें, ये सारे फीचर्स है, यूनिक फीचर्स है कंपनी और एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस के। और परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, बट लाइफ ऑफ कंपनी एंड एलएलपी गोज ऑन फॉर एवर। यही सारी बातें हमने देखी थी। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे। और जब रजिस्टर कराना है तो इनके लिए ऑप्शन तो है नहीं, कंपल्शन है। तो जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो किसके पास कराएंगे, तो ये दोनों की एक कॉमन अथॉरिटी है विच इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। पुराना कंपनी था, एलएलपी तो बाद में आया, तो इसलिए दोनों का काम एक ही अथॉरिटी को दिया, वो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऊपर कौन होता है, इनके ऊपर होता है रीजनल डायरेक्टर्स। और रीजनल डायरेक्टर्स के ऊपर कौन होते हैं, रीजनल डायरेक्टर के ऊपर होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है। करेक्ट, तो ये उसकी हायरार्की होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर रीजनल डायरेक्टर्स के अंदर आरओसी होता है, जो हर स्टेट में होता है। केवल दो ही स्टेट है जहां पे आपको एक से ज्यादा आरओसी मिलता है, बाकी वन स्टेट वन आरओसी का कंसेप्ट है। तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये दो जगह आपको मल्टीपल आरओसी मिलेंगे, बट अदर देन दैट बाकी हर स्टेट में वन स्टेट वन आरओसी का कंसेप्ट आप पाते हैं। तो जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ छोड़ो, अब जो रजिस्ट्रेशन कराना है तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कंपनी को क्या नाम मिलता है, कंपनी को नाम मिलता है सिन का, और एलएलपी को नाम मिलता है एलएलपिन का। तो सिन मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, एलएलपी मतलब एलएलपी आइडेंटिफिकेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर। और कंपनी के डायरेक्टर्स को क्या मिलता है, डिन मिलता है। डिन मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। और एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर को क्या मिलता है, डिपिन मिलता है, दैट इज डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये सबकी एक जैसी बातें मैं आपको कोरिलेट कर रहा हूँ। कल को ऐसा भी हो सकता है लॉ का एक आध सवाल एमसीक्यू बन के बीसीके में आ जाए। करेक्ट, बीसीके का सवाल लॉ में नहीं आएगा। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे इस तरीके से हमने दोनों की कॉमन यूनिक बातें देखी। तो ये पहला फॉर्म था, यानी एग्जाम जब भी आए, एग्जाम में पहले तो खोज लो चैप्टर वाइज, चलो चैप्टर वन के सवाल देख लो, चैप्टर वन के जो सवाल मिले फटाफट फटाफट उसको आपने टिक कर देना है। यानी इस तरीके से आप पहले चैप्टर आइडेंटिफाई करो, फिल्टर एनालिसिस से आंसर तक पहुंचो कि किस टॉपिक का वो सवाल है। करेक्ट, तो फर्स्ट चैप्टर में एक बेसिक एरिया था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, जो कि मेन एरिया था जिससे सवाल बनेंगे, वो हमने देख लिए। लेकिन केवल उसी से सवाल आएंगे ये जरूरी नहीं, बचे हुए 50% एरिया भी हैं। तो वो कौन से एरिया थे और उनसे क्या सवाल आएगा, तो अगला एरिया था कि एक्टिविटीज कितने प्रकार की होती है। तो इसके लिए हमने देखा था कि एक्टिविटीज जनरली दो प्रकार की होती थी। दो प्रकार की एक्टिविटी कौन कौन सी होती थी, एक होता था इकोनॉमिक, एक होता था नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसकी एक ही वजह होती थी और वो होती थी लाइवलीहुड मोटिव। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने के लिए कई सारी वजह हो सकती थी, मेरा हॉबी है, मेरा शौक है, सेंटिमेंटल हूँ, ऑल्ट्रुइज्म है। करेक्ट, ऑल्ट्रुइज्म का मतलब सेल्फलेस कंसर्न टुवर्ड्स अदर। तो ये सारी जो है बातें हो जाती थी फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स या रीजंस फॉर डूइंग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो हॉबी, सोशल कंसर्न, लव अफेक्शन, कंसर्न टुवर्ड्स एनिमल, चिपको मूवमेंट का फोटो, तो ऐसा सब अगर कुछ दे दे और पूछे कौन सी एक्टिविटी है, तो आपने पता होना कि ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यानी जिस
जिस काम को करने के पीछे आपका सवाल हो कि इसमें मेरा क्या फायदा, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें मेरा क्या फायदा, अगर आप ये नहीं सोचते हैं, फायदा हो या ना हो, आप यहाँ बैठे हो, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, करेक्ट। लेकिन फायदा क्या है सोच के बैठोगे तो यही इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाता है। ठीक बात है, मेरे लिए बोल रहा था ये वो बात, आपके लिए नहीं, करेक्ट। तो अभी क्या चल रहा है, अभी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रहा है, उससे पहले क्या चल रहा था, इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रहा था। ठीक बात है। तो अल्टीमेटली दोनों की बातें हमने देख ली। इसी के साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी करना है तो हमने देखा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कितने प्रकार के होते थे। तो ये भी जान लिया था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ब्रॉडली चार होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये अपने आप में चार चार का एमसीक्यूज है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, और हर फैक्टर कुछ ना कुछ कमाता है। तो क्या कमाता है, तो लैंड से आपको रेंट की कमाई होती, लेबर आपको सैलरी वेजेस कमा के देता, वैसे ही एंटरप्रेनर जो है वो प्रॉफिट कमा के देता, और कैपिटल पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो ये कौन से फैक्टर से कौन सी कमाई, कितनी पेयरिंग करके कितने सवाल बन सकते हैं वो आप इमेजिन कर सकते हैं। कहने के लिए ये चार लाइन है, 8 सवाल बन जाएंगे इससे, करेक्ट। लैंड क्या कमाता है, रेंट, रेंट की कमाई कौन से फैक्टर से होती है, लैंड। लेबर क्या कमाता है, सैलरी वेजेस, सैलरी वेजेस कौन सा फैक्टर कमा के देता है, लेबर। इस तरीके से कोई भी पैटर्न पे सवाल बन सकता है। तो ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से होने वाली इनकम जो है वो सारी बातें हमने देखी थी। उसके बाद तीसरे टॉपिक पे जब हम आए थे तो तीसरा टॉपिक था वेरियस टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन। यानी क्योंकि हमने तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस करना है, वो एक और बात है कि हर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने के लिए भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होना जरूरी होता है, ये भी हमने देखा था, करेक्ट। ऑल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी रिक्वायर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी डज नॉट नेसेसरली रिक्वायर्स अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये सभी करके एक सवाल बन जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। फिर उसके बाद हमने देखा था टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन जो है अलग अलग प्रकार के हो सकते थे, जैसे कि ऑक्यूपेशन के कई प्रकारों में एक प्रकार बनता था बिजनेस, एक प्रकार बनता था प्रोफेशन, और एक प्रकार बनता था एम्प्लॉयमेंट। तीनों के डिफरेंसेस, वो एक सवाल तो उससे बनना ही बनना है उस चार्ट से जो हमने देखा था, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो डिग्री जरूरी होती है प्रोफेशन में, एम्प्लॉयमेंट में ऑप्शन होता है, बिजनेस में बिल्कुल जरूरी नहीं होता। वहीं सक्सेशन किसका फीचर है, बिजनेस का फीचर है, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट से सक्सेशन का कोई नाता नहीं रहता। वही ज्यादा कैपिटल बिजनेस में रिक्वायर्ड होती है, उससे कम प्रोफेशन में, और सबसे कम एम्प्लॉयमेंट, मतलब ऑलमोस्ट नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दोनों तीनों का पर्पस क्या होता है, तो बिजनेस का पर्पस होता है पैसा कमाना यानी प्रॉफिट मोटिव, प्रोफेशन का मोटिव पैसा कमाना नहीं होता, सोल मोटिव सर्विस टू सोसाइटी होता है। पैसा तो मिल ही जाएगा लेकिन सर्विस टू सोसाइटी है। लेकिन और एम्प्लॉयमेंट, वो तो बेचारा लाइवलीहुड चलाने के लिए ही बैठा है, तो इसलिए उसका तो सैलरी एक बेसिक ऑब्जेक्टिव रह जाता है, करेक्ट। रिस्क सबसे ज्यादा बिजनेस सेक्टर में रहता है, उससे कम प्रोफेशन पे रहता है, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहता है, और एम्प्लॉयमेंट में तो नहीं जी रहता है, ऐसा मान के चलना रहता है हमको, करेक्ट। वैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस के लिए कोई ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, वो अपनी मर्जी का मालिक होता है। प्रोफेशन में कोई एक बॉडी होती है जो प्रोफेशन के ऊपर बैठी रहती है कि आपने उसके अनुसार काम करना रहता है, गाइडलाइंस। और एम्प्लॉयमेंट तो डूज एंड डोंट्स, जैसा बोला वैसा करना है, यानी वन सोन बॉस वाला फीचर आप एम्प्लॉयमेंट से एसोसिएट नहीं करते हैं। तो ऐसे कई डिस्टिंग्विशिंग फीचर जो थे वो हमने बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के डिस्कस किए थे। तो एक सवाल उस चार्ट पे आपका बनता है। उसी के बाद आगे बढ़े थे तो डोमेन्स या कवरेज ऑफ बीसीके। कवरेज ऑफ बीसीके जब हमने देखा था तो देयर वर 3 डोमेन्स ऑफ बीसीके, यानी बीसीके का फैलाव, बीसीके का कवरेज कितना है। तो बीसीके बड़ा वास्ट है, देखा कितना बड़ा टॉपिक है हमारा बीसीके। तो बीसीके एक वास्ट एरिया है, बिजनेस के एंगल से बोल रहे हैं, पढ़ने के एंगल से नहीं बोल रहे हैं। तो बीसीके बिजनेस कितनी एक वास्ट दुनिया है, हर फील्ड की अपनी टर्मिनोलॉजीज है। तो बीसीके इज वास्ट। बीसीके इज एक्लेक्टिक, एक्लेक्टिक का मतलब ही होता है मल्टी डिसिप्लिनरी। याद करो कौन कौन सी दुनिया से वर्ड्स उठा के बिजनेस के जार्गन में डाल दिया, टर्मिनोलॉजी में डाल दिया, करेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने देखा था बुल बियर, तो ये एक स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजी थी जिसको कहाँ से उठाया, बायोलॉजिकल दुनिया से, मतलब एनिमल की दुनिया से उठा लिया बुल बियर। तो बोले बुल वो क्या काम करता, आसमान में फेंकने का, बियर क्या करता, जमीन में गाड़ने का। तो वही काम स्टॉक मार्केट भी करता है, प्राइसेस को आसमान में फेंकता है, जमीन में गाड़ देता है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में जिस मार्केट में प्राइस बढ़ते हैं उसको बोलते हैं बुल मार्केट, जिस मार्केट में प्राइस गिरते हैं उसको बोलते हैं बियर मार्केट। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है आपने बियर मार्केट से। तो अल्टीमेटली इस तरीके से हमने ये सारी बातें एक्लेक्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर की देखी थी। फिर एक टर्म मिलिट्रिकल दुनिया से भी उठाया था। मिलिट्रिकल दुनिया से याद करो लॉजिस्टिक था, तो बोले लॉजिस्टिक क्या होता था, मूवमेंट। तो मिलिट्री में मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स को लॉजिस्टिक मूवमेंट, या खाने पीने की चीजों के मूवमेंट को लॉजिस्टिक मूवमेंट बोलते थे। बिजनेस बोलता है हम भी तो मूवमेंट करते हैं गुड्स का, पर वो मूवमेंट दो तरीके का होता था। एक होता था बिजनेस ने कस्टमर को देना है तो वो आउटबाउंड लॉजिस्टिक हो जाता था, लेकिन एक होता था जहां बिजनेस अपने इंटरनल में ही मूवमेंट करता था गुड्स का,
तो वो इनबाउंड लॉजिस्टिक कहलाता था। यानी याद करिए रिलायंस की जामनगर की फैक्ट्री, वहाँ इनबाउंड ही उसकी गाड़ियां घूमती रहती हैं फैक्ट्री के अंदर ही, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट सामान छोड़ने के लिए। तो वो क्या है, वो एक तरीके का इनबाउंड लॉजिस्टिक हो गया। तो लॉजिस्टिक मतलब एक तरीके से मूवमेंट हो गया। और एक होता था स्ट्रेटेजी, ये भी मिलिट्री की दुनिया का वर्ड है, कल को ऐसा भी पूछ ले, स्ट्रेटेजी इज अ टर्म डिराइव फ्रॉम विच फील्ड। चार ऑप्शन दे देगा, मिलिट्री, बायोलॉजिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वहाँ कौन सी फील्ड से उठाया गया है। तो मिलिट्री एक, स्ट्रेटेजी एक मिलिट्रिकल वर्ड है। तो स्ट्रेटेजी क्या होता था, अपने प्लान बनाना, जैसे आप क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं ना, कैसे फाउंडेशन को क्रैक करें, तो वैसे ही ये भी एक स्ट्रेटेजी है। तो बिजनेस बोलते हैं हम भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं अपने कॉम्पिटिटर को क्रैक करने के लिए। करेक्ट। तो इस तरीके से ये एक स्ट्रेटेजिकल मिलिट्रिकल वर्ड होता है। तो एक्लेक्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टी फील्ड वर्ड है। और एवर इवॉल्विंग एंड एवर एक्सपेंडिंग, इतना एवर इवॉल्विंग, इतना एवर एक्सपेंडिंग कि बेचारा एक डीटीएच करता है तो दूसरा दूसरा एचडी कर देता है, एक एचडी करता है तो तीसरा एचडी प्लस कर देता है, एक एटीएम लाता है तो दूसरा इंटरनेट बैंकिंग ले आता है, तीसरा इंटरनेट बैंकिंग लाता है तो चौथा मोबाइल बैंकिंग ले आता है। तो इतना एवर इवॉल्विंग और एवर एक्सपेंडिंग फीचर है बीसीके का। तो ये आपका पूरा ओवरऑल फर्स्ट चैप्टर था जिसकी सारी बातें हमने देखी थी। बोलो सारी बातें याद आ गई। तो फर्स्ट चैप्टर का कोई भी सवाल अपन ने गलत करना है, किसी ने भी करना है क्या, सवाल ही नहीं उठता गलत करने का। तो जब फर्स्ट चैप्टर अपना खत्म हुआ तो अब अगले एरिया पे आ रहे हैं। अगला एरिया क्या है, अगला एरिया है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट। जब हम बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करते हैं, यानी सेकंड टॉपिक, सेकंड चैप्टर बोलिए या सेकंड टॉपिक बोलिए, यही एकमात्र चैप्टर है जो थोड़ा लेंदी चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मार्क्स का वेटेज इसका भी वही है 6 से 8। तो हमने पहले वो टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं कि किससे टॉपिक बनते हैं, किससे सवाल बनते हैं। तो जैसे फर्स्ट चैप्टर में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट एरिया था जिससे सवाल बन के ही रहेगा, वैसे यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एरिया है, बोलो बोलो बोलो, माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। तो एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। तो और किसी से सवाल आए ना आए, सेकंड चैप्टर से वहां से सवाल तो आता ही है। लेकिन उससे पहुंचने से पहले कुछ बेसिक बातें, क्या बिजनेस जो है, बिजनेस इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट मतलब क्या, जो सराउंडिंग्स ऑफ बिजनेस है उसको आप बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, बिजनेस शुड बी मोर कंसर्न अबाउट शेयर होल्डर्स और बिजनेस शुड बी मोर कंसर्न अबाउट स्टेक होल्डर। तो सक्सेसफुल बिजनेस आर मोर कंसर्न अबाउट स्टेक होल्डर। बाकी नॉर्मल बिजनेस शेयर होल्डर की कंसर्न करते हैं, यानी मालिक की चिंता करते हैं, लेकिन जो सक्सेसफुल बिजनेस होते हैं वो स्टेक होल्डर की चिंता करते हैं। करेक्ट। स्टेक होल्डर इज ब्रॉडर टर्म विच कंप्राइजेज ऑफ ये सारे एलिमेंट्स, लाइक ओनर तो होता ही है, यानी शेयर होल्डर तो उसका हिस्सा होता ही है। करेक्ट। लेकिन शेयर होल्डर के अलावा जो गवर्नमेंट है, जो एम्प्लॉयज हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, जो मार्केट है, ये सबको भी कवर करता है स्टेक होल्डर अपने अंदर। करेक्ट। तो स्टेक होल्डर एक वाइडर टर्मिनोलॉजी है कंपेयर टू शेयर होल्डर। सो सक्सेसफुल बिजनेस वही होते हैं जो स्टेक होल्डर पे कंसर्न रखें, ना कि शेयर होल्डर पे। करेक्ट। और इसीलिए दो क्वालिटी अपन ने देखी थी फॉर अ बिजनेस टू सरवाइव, और वो दो क्वालिटी क्या थी, एक थी एबिलिटी टू प्रॉस्पर और एक थी एबिलिटी टू चेंज। यानी दो क्वालिटीज अगर ह्यूमन अपना ले और दो क्वालिटीज अगर बिजनेस अपना ले, तो वो बिजनेस की लाइफ जो है वो अचानक से बढ़ जाती है। और द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ बिजनेस इन अवर कंट्री 50 ईयर्स। तो आमतौर पे एवरेज लाइफ स्पेन बिजनेस का इंडिया में 50 साल माना गया है। तो मतलब कोई भी बिजनेस खुले 50 साल बहुत होते हैं उसके चलने के लिए। तो आज आप जितने भी बिजनेस जानते हैं, मोस्ट ऑफ देम की लाइफ जो है वो एवरेज से कम है। मतलब मोस्टली 1990s के बिजनेस है आप जितने भी जानते हैं, चैप्टर 3 आपके, तो वो सब क्या 1990s के डेकेड के बिजनेस है। तो चाहे एयरटेल हो, चाहे आईसीआईसीआई हो, एचडीएफसी हो, एक्सिस हो, ये सब वही 1990s एलपीजी की देन है। तो मतलब उनकी एज देखो 30-35 साल के यंग बच्चे हैं अभी इन लोग, तो 50 साल पर कुछ एक एक्सेप्शंस हो जाते हैं 1806 जैसे। करेक्ट। तो वो यंग नहीं, यंग के 4 गुना रह जाते हैं। तो अल्टीमेटली इस तरीके के एक्सेप्शंस आपको यहाँ भी मिलेंगे। रेमंड सिंस 1925 यहाँ भी मिलेगा, टाटा 100 ईयर्स के ऊपर यहाँ भी मिलेगा। तो ऐसे एक्सेप्शंस आपको मिलेंगे, बट हम एवरेज की बात कर रहे हैं। तो एवरेज लाइफ स्पेन बिजनेस का 50 साल माना गया है। एवरेज बेसिस पे डेली कितने बिजनेसेस खुलते हैं और कितने बंद होते हैं, ओ बोलो। 127, 137। ये क्या होता है, बर्थ होता है। डेली बेसिस पे इतने बिजनेस खुलते हैं और कितने बंद होते हैं, 130। तो 1,30,000 डेली बेसिस पे बंद होता है। और ओवरऑल साल भर में 5 करोड़ नए बिजनेस यूं समझ लीजिए, कोई ना कोई आता है, कोई ना कोई जाता है। तो ये एक एक रफ डेटा है, मैक्रो डेटा है। करेक्ट। जब हम बोल रहे हैं 140 करोड़, तो हम वो ऐसा ऐसा एक एक को बैठ के नहीं गिन रहे हैं 140 करोड़। तो एक रफ डेटा है, मैक्रो डेटा है। यस। बट जो क्वालिटी थी वो थी एबिलिटी टू प्रॉस्पर और एबिलिटी टू चेंज, ये दो क्वालिटी थी। और ये किसने बोला था, किसकी थ्योरी थी, चार्ल्स डार्विन। और इसी को बोलते थे डार्विनिज्म थ्योरी। करेक्ट। इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशी हु सर्वाइव, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हाथी कभी मरता ही नहीं।
नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट। तो ऐसा होता तो बीरबल जो है वो अकबर के उसमें दरबार में नहीं होता, वो खुद राजा होता। करेक्ट। तो इट इज नॉट द मोर इंटेलिजेंट हु सर्वाइव, बट द वन हु इज मोर अडेप्टिव टू चेंज, रिस्पॉन्सिव टू चेंज, यानी जो समय के साथ अपने आप को बदलता है, वही बिजनेस स्ट्रांग होते हैं। लाइक व्हाट्सएप, अदरवाइज आधे से ज्यादा तो yahoo@gmail हो जाते हैं, जो अपने आप को समय रहते नहीं बदलते, और कुछ@gmail हो जाते हैं। करेक्ट। तो ये सारी बातें जो थी वो हमने देखी थी। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस पे आए थे, तो एक सवाल इस पे बनना है कि व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट की 4 खूबियां हैं, 4 विशेषताएं। नंबर 1, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट सिंपल, तो जो नेचुरल नहीं है। कॉम्प्लेक्स मतलब डिफिकल्ट होता है। दूसरा, इट इज डायनामिक इन नेचर। इतना डायनामिक, आपको क्या बताना है डायनामिक फीचर ऑफ बिजनेस के बारे में। करेक्ट। तो डायनामिक किसका अपोजिट हुआ? स्टैटिक। इसका मतलब बिजनेस स्टैटिक नहीं होता, बिजनेस डायनामिक इन नेचर होता है। तो जो बिजनेस स्टैटिक रहे, उन्होंने अपने इन्वायरमेंट को नहीं समझा और वो खत्म हो गए। यानी जिन्होंने जो फीचर चालू किया उसको समय रहते नहीं बदला, अपने आप को स्टैटिक कर दिया, जो स्टूडेंट स्टैटिक रह गए, बस जैसे शुरू से पढ़ते थे वैसे ही पढ़ रहे हैं, तो वो खत्म हो गए। तो यानी डायनामिक बच्चे एग्जिस्ट करते हैं, आखिरी तक की बात कर रहा हूँ, सीए फाइनल तक। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे डायनामिक फीचर होना चाहिए। उसके बाद तीसरा फीचर हमने देखा था मल्टी फेसेटेड। तो बिजनेस क्या है? मल्टी फेसेटेड है। एक बिजनेस हर व्यक्ति को अलग अलग नजर से दिखता है। मोबाइल वाला बिजनेस एसटीडी पीसी वाले को अलग नजर से दिख रहा है, और कैमरे वाले को अलग नजर से दिख रहा है। तो यानी बिजनेस तो एक ही था मोबाइल का, लेकिन दोनों उसे अपना कॉम्पिटिटर मान रहे थे। तो ये क्या? बिजनेस के मल्टीपल चेहरे हैं, एंड हैज अ फार रीचिंग इम्पैक्ट। बिजनेस हैज अ फार रीचिंग इम्पैक्ट। कितना फार रीचिंग इम्पैक्ट, ये तो अमेजोन और गुप्ता जी से पूछिए कि कैसे अमेजोन ने गुप्ता जी की दुकान पे भी असर डाल दिया। तो फार रीचिंग इम्पैक्ट, ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस के बनते थे। तो इसी के साथ हमने अगला एरिया जो देखा था वो था बिजनेस एनवायरनमेंट की विशेषताएं क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट याद करो, वो पार्टी और सीए साहब का आना। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आपको वहीं से समझ में आ जाता था कि ये क्या है। ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है, जिसको जीएसटी लॉ की नॉलेज है उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, और जिसको जीएसटी लॉ की जानकारी नहीं है उसके लिए वो थ्रेट है। तो यानी एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए नया जीएसटी कानून एक थ्रेट है, और नए चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी किस चीज की? ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अब जैसे ही वो सीए बनेंगे, तो लेटेस्ट लॉ बन के नॉलेज लेके सीए बन रहे हैं, तो सीधा उनको कहीं अच्छी कंपनी में नौकरी मिलेगी, या क्लाइंट्स ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रीफर करेंगे जिनको जीएसटी लॉ की नॉलेज है। तो अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ भी है। उसी के साथ साथ कंटिन्यूअस लर्निंग एक्टिविटी भी है। जिसने सोचा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते तक मुझे पढ़ाई करना है, उसको मैं आज भी रिकमेंड कर रहा हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी छोड़ दे। करेक्ट। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे यानी एक कंटिन्यूअस लर्निंग फीचर है। जिस दिन सीए सेलेक्ट किया उस दिन आपने एक कसम खा ली थी, क्या? कि आखिरी सांसों तक आपने किताब अपने पास रखनी है। तो इट्स अ कंटिन्यूअस लर्निंग एक्टिविटी फीचर। देख, इमेज बिल्डिंग आपको उसी पार्टी से समझ में आ गया जब बिजनेसमैन फ्रेंड आया था आपका। आ गया मेरा बिजनेसमैन दोस्त, पैसा कमाता, हमेशा पैसा कमाओ पैसा कमाओ ऐसा बोलता है, देखो देखो आ गए सीए साहब मेम साहब। तो अपने आप आपको इमेज बिल्डिंग का फर्क दिखने लग गया। करेक्ट। और लास्ट था मीटिंग कंपटीशन। ऑब्वियसली अ चार्टेड अकाउंटेंट विथ नॉलेज ऑफ जीएसटी विल इजीली मीट द कंपटीशन एज कंपेयर टू अदर्स। तो ये सारी क्या है? ये इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है। तो 4 ऑप्शन इनमें से रहेगा, आपने 4 में से 3 इनमें से रहेगा, चौथा आपने सेलेक्ट करना है। तो बिजनेस और उनके इन्वायरमेंट में रिश्ता कैसा होता है, क्या एक्सचेंजेस होते हैं? तो कई तरीके के एक्सचेंजेस होते थे, जैसे कि इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान, रिसोर्सेज का आदान प्रदान, कि तुम हमें टेक्नोलॉजी दो हम तुम्हें पिचाई देते हैं। तो अल्टीमेटली रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज का आदान प्रदान है, कि रिसोर्स हमने लिया टेक्नोलॉजी, और उसके बदले में लेबर रिसोर्स इन द फॉर्म ऑफ पिचाई दे दिया किसी कंट्री को। तो इस तरीके से ये एक्सचेंज चलते रहते हैं कंट्रीज के बीच में। तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज हुआ, एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर। कुछ बिजनेस होते हैं जो इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में इन्वायरमेंट बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है। बहुत रेयर बिजनेस होते हैं जो इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। करेक्ट। वो कैसे बिजनेस होते हैं? अक्सर डायनामिक वाले बिजनेस होते हैं। याद है, प्रोसीड विद कॉशन, लीस्ट रेजिस्टेंस एंड डायनामिक। तो जो डायनामिक वाले बिजनेस होते हैं उनकी ऐसी सोच होती है कि इन्वायरमेंट हमें क्या सिखाएगा, हम इन्वायरमेंट को सिखाएंगे कि बिजनेस कैसे होता है। माइक्रोसॉफ्ट ने बोलना है बिजनेस इन्वायरमेंट हमें क्या सिखाएगा कि लोगों को क्या चाहिए, हम बताएंगे कि लोगों को क्या चाहिए। करेक्ट। गूगल बोलेगा तुम हमें क्या बताओगे, हम तुम्हें रास्ता बताएंगे। तो अल्टीमेटली मीनिंग देयर बाय ये होता है डायनामिक नेचर के बिजनेस। तो ये सब क्या है? ये एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन कई बार इन्वायरमेंट बोलता है
कोलगेट को, तू हमें क्या सिखाएगा, हम तेरे को बताएंगे कि टूथपेस्ट में नमक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अल्टीमेटली यहाँ पे इन्वायरमेंट इज हैविंग इन्फ्लुएंस ओवर द बिजनेस। तो कई बार ये एक्सचेंजेस चलते रहते हैं बिजनेस और उसके इन्वायरमेंट के बीच में। तो लास्ट एरिया जो मेन एरिया इस पे हम आए थे वो थे कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के दो एरियाज है, दो बाइफर्केशन है, एक उसका इंटरनल इन्वायरमेंट, एक उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी याद करो आपके पढ़ने के तीन तरीके होते थे, आप कितना पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे ये तीन बातों पे डिपेंड करता है। आपकी सोच, जिस क्लास में हो उस क्लास की सोच, और पूरे इंडिया की सोच। जो आपकी सोच है वो इंटरनल इन्वायरमेंट है, जो क्लास की सोच है वो एक्सटर्नल में माइक्रो इन्वायरमेंट है, और जो पूरे इंडिया के चार्टेड अकाउंटेंट स्टूडेंट की सोच है वो मैक्रो इन्वायरमेंट का हिस्सा बनता है। तो आपकी पढ़ाई का असर तो ये तीनों फैक्टर पे डिसाइड होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट, वैसे ही बिजनेस क्या करेगा नहीं करेगा, सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, ये तीन बातों पे डिपेंड किया था। एक था उसका इंटरनल इन्वायरमेंट, उसका इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है, मेरा मिशन क्या है, मेरा विजन क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, तो सब कुछ मैं, दैट इज इंटरनल। तो जो इंटरनल है वो पार्ट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट माना जाता है। उसके बाद एक्सटर्नल में दो चीजें आती थी। एक्सटर्नल में एक बिजनेस से क्लोजली सराउंडेड जो होते थे, जो बिजनेस का माइक्रो इन्वायरमेंट है उसको बोलते थे, और एक कॉमन फॉर ऑल बिजनेस होता था जो बिजनेस का मैक्रो इन्वायरमेंट हिस्सा होता था। तो चाहे बिजनेस के कस्टमर्स हो, चाहे बिजनेस के सप्लायर्स हो, बिजनेस का मार्केट हो, बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स हो, ये सब क्या है, ये सब उसके माइक्रो इन्वायरमेंट के हिस्से हैं। मेरे कस्टमर का असर मेरे बिजनेस पे पड़ेगा, दूसरे के बिजनेस पे नहीं पड़ेगा, लेकिन जीएसटी लॉ का असर मेरे बिजनेस पे भी पड़ेगा, तेरे बिजनेस पे भी पड़ेगा। तो जीएसटी लॉ एक मैक्रो इन्वायरमेंट का हिस्सा हो गया, लेकिन मेरे कस्टमर माइक्रो इन्वायरमेंट का हिस्सा हो गए, और मेरा विजन इंटरनल इन्वायरमेंट का हिस्सा हो गया। तो ये तीन तरीके से कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट बटे हुए हैं। और इसी माइक्रो इन्वायरमेंट को आप टास्क इन्वायरमेंट बोलते हैं, और मैक्रो इन्वायरमेंट को रिमोट इन्वायरमेंट के नाम से भी आप जानते हैं। तो अलग अलग मल्टीपल अगर नाम पूछने हो तो एक ऐसा कोई नाम दे देगा। करेक्ट। तो इस तरीके से इंटरनल एक्सटर्नल और एक्सटर्नल में माइक्रो मैक्रो का ब्रेकअप होता था। और इसी चीज को समझने के लिए एक एनालिसिस किया जाता था, और वो एनालिसिस क्या होता था, स्वॉट एनालिसिस। यानी हर बिजनेस ने क्या करना है, हर स्टूडेंट ने क्या करना है, अपना एक स्वॉट एनालिसिस करना है। तो रिवीजन क्लास इज ऑल अबाउट योर स्वॉट एनालिसिस, कि आपने अपना स्वॉट कर लेना है अभी इसी वक्त। तो स्वॉट एनालिसिस क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। एक सवाल हो सकता है इसी पे बन जाए, चार में से किसी एक पे। तो ये चारों की डेफिनेशन हमने देखी थी, स्ट्रेंथ क्या होता, वीकनेस क्या होता, अपॉर्चुनिटी क्या होता, थ्रेट क्या होता। इसमें से कौन सी चीज इंटरनल होती, स्ट्रेंथ और वीकनेस। स्ट्रेंथ आपका खुद का होता, वीकनेस आपकी खुद की होती, इसलिए ये इंटरनल पार्ट होते हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटी थ्रेट जो मार्केट देता है आपको, तो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट एक्सटर्नल होता है, स्ट्रेंथ वीकनेस इंटरनल होता है। तो एक इनहेरेंट कैपेसिटी होती है आपकी, तो वो स्ट्रेंथ को लिमिट करता है, एक इनहेरेंट लिमिटेशन होता है वो वीकनेस को इंडिकेट करता है। फेवरेबल कंडीशन अपॉर्चुनिटी है, अनफेवरेबल कंडीशन थ्रेट को डिनोट करता है। तो ये चार कीवर्ड से हमने चारों की डेफिनेशन को समझ लिया था। तो जहां आपको वो डेफिनेशन में जो वर्ड मिले आपको उसके हिसाब से टिक करना है। तो ये आपका स्वॉट एनालिसिस ऑफ बिजनेस होता था। तो उसके बाद जो हम आते थे वो आते थे इनटू एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो मैक्रो इन्वायरमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। तो ऐसे छह एलिमेंट माइक्रो में डिस्कस करने थे, और ऐसे छह एलिमेंट्स आपने मैक्रो में डिस्कस करने थे। माइक्रो इन्वायरमेंट की अगर अपन बात करें कौन कौन से एलिमेंट कवर्ड होते हैं, तो ऐसे छह एलिमेंट हमने देखने थे। नंबर वन पे हमने देखना था कस्टमर्स, नंबर टू पे हमने देखना था सप्लायर्स, नंबर थ्री पे देखना था कॉम्पिटिटर्स, नंबर फोर पे देखना था मार्केट, नंबर फाइव में देखना था ऑर्गेनाइजेशन, और नंबर सिक्स पे देखना था इंटरमीडियरी। तो एक तरीके से ये छह एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट पूरी तरीके से कवर होते थे। फिर एक एक के बारे में हमने इन डीप उसको भी स्टडी किया था। जैसे कस्टमर्स की बात करते थे तो अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर द एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट एंड रिटेन कस्टमर्स। तो क्रिएट और रिटेन करना है कस्टमर्स को, लेकिन सेंटर पॉइंट पे कौन रहना है, कंज्यूमर। तो लार्जली बिजनेस का फोकस कंज्यूमर पे होना चाहिए। तो सेंट्रल पॉइंट होता है बिजनेस का कंज्यूमर, यानी बिजनेस ने जो प्रोडक्ट बनाना है वो कंज्यूमर को सोचते हुए बनाना है। लेकिन क्रिएट और रिटेन किसको करना है, कस्टमर्स को करना, ये एक प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। इसलिए कुछ सवाल हैं जो बिजनेस ने अपने आप से करने चाहिए। क्या बिजनेस को पता है उसके कस्टमर्स कौन है और उसके कंज्यूमर्स कौन है। ज्यादातर बिजनेस में तो ये दोनों एक ही होते हैं, लेकिन हर बिजनेस में ऐसा हो वो जरूरी नहीं है। जैसे खिलौने की फैक्ट्री याद करिए, उसके लिए कभी भी कस्टमर और कंज्यूमर एक नहीं हो सकता किसी भी सेंस में। तो उसके कस्टमर्स होते हैं बच्चों के माँ बाप, लेकिन कंज्यूमर होते हैं बच्चे। तो अब उसने फैक्ट्री कहाँ लगानी वो आप डिसाइड कर लीजिए। तो कस्टमर्स एंड कंज्यूमर, बिजनेस सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल बनता है जब उसे इस चीज की जानकारी नहीं हो। जिन्हें जानकारी है वो सक्सेसफुल है, जिनको यही नहीं पता कि हमारे कस्टमर कौन है और कंज्यूमर कौन है और हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, वो बिजनेस सक्सेसफुल बिजनेस नहीं बन पाते हैं। तो बिजनेस को कुछ सवाल में से एक सवाल कि कौन
कौन उनके कस्टमर्स है, व्हाट आर दे लुकिंग फॉर, उनके बाइंग पैटर्न्स क्या हैं। कल को ये भी एक सवाल बन के आ जाए क्या, कि इनमें से कौन सा सवाल कस्टमर वाले फीचर में बिजनेस अपने आप से नहीं करता, कि वो कौन है हमारे कस्टमर कंज्यूमर, हमारा बाइंग पैटर्न क्या है, या ऐसे ही करके एक चौथा ऑप्शन देगा, उसमें से आपने सेलेक्ट करना। तो ये जो सवाल थे वो सवाल पे भी एक सवाल बन जाएगा कि इनमें से कौन सा सवाल कस्टमर एलिमेंट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट में नहीं किया जाता। तो वो सवालों की लिस्ट हमने देखी थी जो बिजनेस अपने आप से करता है, तो इसमें कस्टमर से रिलेटेड सवाल हमने देख लिया। ठीक उसी प्रकार से दूसरा एलिमेंट जो है वो कॉम्पिटिटर्स का होता है। कॉम्पिटिटर्स की जब हम बात करते हैं तो कॉम्पिटिटर्स के बारे में हमें पता है कंपटीशन दो तरीके का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपटीशन। डायरेक्ट कंपटीशन जब सेम बिजनेस एक्टिविटी वालों की बात करें, काला काला वाले की बात करें, तो वो डायरेक्ट कंपटीशन हो गया। लेकिन इनडायरेक्ट कंपटीशन के लिए याद करिए वो मारुति का एग्जांपल और टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले का एग्जांपल। तो वर्ल्ड टूर जाना है कि कार खरीदना है, ये एक केस ऑफ इनडायरेक्ट कंपटीशन हो गया। तो सेम बिजनेस एक्टिविटी है तो डायरेक्ट कंपटीशन, डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी है तो इनडायरेक्ट कंपटीशन का फीचर होता है। पर कॉम्पिटिटर्स हमेशा वो लोग हैं जो दो चीजों के लिए लड़ाई झगड़ा करता है, और वो दो चीजें क्या है, एक है मार्केट और दूसरा है रिसोर्सेज। इससे ज्यादा इस पे सवाल बन ही नहीं सकता। तो कॉम्पिटिटर्स आर पर्संस हु फाइट फॉर मार्केट एज वेल एज रिसोर्सेज, बट कॉम्पिटिशन में टेक प्लेस ऑफ टू काइंड्स, डायरेक्ट कॉम्पिटिशन फॉर सेम बिजनेस एक्टिविटी एंड इनडायरेक्ट फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी। कल को ऐसा भी आ जाएगा फाइंड द ऑड वन आउट, तो ऑड वन आउट में पिज्जा हट और डोमिनोज ऐसा करके ऑप्शन दे देगा, बर्गर और मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग का एक ऑप्शन दे देगा। हाँ सर बस करो सर, ठीक है चलो अब आप समझ गए। तो अल्टीमेटली इस तरीके से वो डायरेक्ट, तीन डायरेक्ट कंपटीशन के एग्जांपल होंगे, एक चौथा इनडायरेक्ट का एग्जांपल होगा, आपने इनडायरेक्ट वाला टिक कर देना है। ठीक बात है। उसी के बाद तीसरा एलिमेंट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट था आपका ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो एलिमेंट है वो तीन चीजों से बनता है। एक उसके मालिक कौन है, जिट इज शेयर होल्डर्स, दूसरा उसको चलाते कौन है, दैट इज डायरेक्टर्स, और तीसरा उसमें काम कौन करते हैं, दैट इज एम्प्लॉय। ये तीनों कैसे हैं, कई बार बिजनेस का सक्सेस फेलियर ये तीनों के बेसिस पे डिसाइड होता है। अगर मालिक अच्छा है तो बाय डिफॉल्ट उसका बिजनेस अच्छा माना जाता है। मालिक की सोच कैसी है, मालिक का विजन कैसा है, मिशन कैसा है, तो उसके बेसिस पे बिजनेस के सक्सेस फेलियर डिसाइड हो जाते हैं। करेक्ट। तो यानी याद कर लीजिए मुकेश भाई बिजनेस के मालिक है तो उस बिजनेस की सोच बिल्कुल अलग होगी, और अपने विजय भाई अगर मालिक है तो फिर उसकी सोच कंप्लीटली अलग होती है। करेक्ट। तो यानी ओनर कौन है, नंबर वन फैक्टर बनता है। नंबर टू उसके डायरेक्टर कौन है, क्योंकि ये वो लोग होंगे जो अल्टीमेटली उस कंपनी को चलाएंगे। तो वो लोग कैसे हैं, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी समझ कितनी है, वो काम अपने लिए कर रहे हैं कि कंपनी के लिए कर रहे हैं, ये सब एक फैक्टर्स बनता है। डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है, शेयर होल्डर्स। तो डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स, ये हम जानते हैं। वो एक और बात है, डायरेक्टर अपने आप को मालिक समझने लग जाते हैं कंपनी के, लेकिन मालिक कौन है, मालिक तो शेयर होल्डर्स है। कल को डायरेक्टर अगर ठीक तरीके से काम ना करे तो शेयर होल्डर के पास पावर है कि वो लात मार के डायरेक्टर को निकाल सकते हैं। तो मीनिंग देयर बाय ज्यादा पावरफुल कौन है, शेयर होल्डर्स। लेकिन वो डेली बेसिस पे काम नहीं कर सकते, इसीलिए तो उन्होंने कंपनी में डायरेक्टर्स रख रखे हैं जिनका काम है कि वो काम करते रहे। तो डायरेक्टर एक्ट्स एज एजेंट ऑफ डैश, कंपनी की शेयर होल्डर्स। तो सीधी सी बात है, डायरेक्टर्स कंपनी के एजेंट होते हैं, शेयर होल्डर्स के एजेंट नहीं होते। जस्ट लाइक एलएलपी का डेजिग्नेटेड पार्टनर एलएलपी का एजेंट होता है, दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं होता। करेक्ट। वैसे ही तीसरे फैक्टर होते हैं एम्प्लॉयज। तो कई बार बिजनेस का सक्सेस फेलियर एम्प्लॉय के होने ना होने से डिसाइड होता है। आज आपके बिजनेस में सब कुछ है, एम्प्लॉय काम करना नहीं चाहते, तो क्या मारुति मारुति बन पाता और उतनी कार बना पाता? द आंसर इज नो। तो इसलिए बिजनेस ने एम्प्लॉय को जस्ट बिकॉज वो सैलरी देता है तो केवल एम्प्लॉय ट्रीट नहीं करना है। जो बिजनेस एम्प्लॉयज को अपने बिजनेस का पार्ट समझते हैं, हिस्सा समझते हैं, वो बिजनेस सक्सेसफुल बिजनेस कहलाते हैं। याद करिए मुकेश भाई और क्या हाल है। तो अल्टीमेटली बस इतना बोल देना एम्प्लॉय को और क्या हाल है, एम्प्लॉय को लगता है मुकेश भाई सीधा मेरे से बात कर रहे हैं। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे एम्प्लॉयज इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस। तो ये तीसरा एलिमेंट था। चौथा एलिमेंट पे जब हम गए थे तो वो था मार्केट। मार्केट जो है एक ज्यादा वाइडर टर्मिनोलॉजी है एज कंपेयर टू कस्टमर्स। तो मार्केट में कई सारी चीजें आती है। तो जब एक्सेल मैंने आपको बताया था सीए इंटर की ऐड करना हो तो वो फाउंडेशन वालों को बताएगा, लेकिन जब फाउंडेशन की ऐड करना हो तो वो पेपर में देता है। क्यों? क्योंकि मार्केट को पता चलना चाहिए कि सीए फाउंडेशन चालू हो रहा है, मार्केट इज वाइडर देन कस्टमर्स। करेक्ट। हो सकता है उनमें से कुछ ही आए, लेकिन अल्टीमेटली हमने जानकारी तो सबको दे दी। तो मार्केट एक वाइडर टर्मिनोलॉजी होती है एज कंपेयर टू कस्टमर्स, इसलिए बिजनेस को मार्केट पे फोकस करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से सप्लायर जो है, सप्लायर एक ऐसा
ऐसा व्यक्ति है, बाकी कोई भी फैक्टर आपके कॉस्ट को इन्फ्लुएंस नहीं डालता, लेकिन सप्लायर एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट को बदल सकता है। अगर आपके बिजनेस में सप्लायर चाहे तो आपका प्रोडक्ट सस्ता दाम पे बिक सकता है, लेकिन अगर वही सप्लायर चाहे तो आपके प्रोडक्ट का प्राइस अननेसेसरली हाई हो जाएगा और आप कंपटीशन के चलते मार्केट से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि वही कार मारुति वाला 6 लाख में देता है लेकिन हुंडई वाला 8 लाख में देता है, तो उसकी एक बड़ी वजह बन सकती है उनके सप्लायर्स। करेक्ट। तो कई बार बिजनेस का सक्सेस फेलियर सप्लायर्स पे इफेक्ट होता है। तो कल को सवाल आएगा कौन सा एलिमेंट अफेक्ट्स द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस, तो आंसर वुड बी सप्लायर। तो सप्लायर वो व्यक्ति है जो आपके कॉस्ट स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस डालता है। और लास्ट है इंटरमीडियरीज। कई बार बिजनेस की पहचान ही उसके इंटरमीडियरीज से बन जाती है। क्या आपने सामान कहाँ से खरीदा? अमेजोन से खरीदा, शॉपर स्टॉप से खरीदा, बिग बाजार से खरीदा, जोमेटो से मंगवाया खाना। तो जोमेटो क्या रेस्टोरेंट है क्या? कि बिग बाजार कपड़े बनाता है, कि शॉपर स्टॉप कपड़े बनाता है, परफ्यूम बेचता है? तो अल्टीमेटली यानी पर वो इंटरमीडियरीज इतने स्ट्रांग होते हैं कि वही बिजनेस की पहचान बन जाती है कि आपने सामान कहाँ से खरीदा, तो आप बोलते हैं अमेजोन से खरीदा। करेक्ट। जबकि बिल क्या अमेजोन से आता है? नहीं, बिल तो वो दुकानदार से आता है। तो ये सब क्या है? इंटरमीडियरीज कहलाते हैं। तो इंटरमीडियरीज ऑल्सो प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल। कई बार बिजनेस उनको चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकता अगर उसने सक्सेसफुल बिजनेस बनना है तो जैसे ये एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट थे, वैसे ही कुछ एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट भी है। जैसे 6 हमने माइक्रो की बातें देखी थी, तो 6 मैक्रो की बातें भी देखनी है। मैक्रो में कौन कौन से इन्वायरमेंट के हिस्से आते हैं? तो उसमें लाइक नंबर 1 है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। डेमोग्राफिक एक तरीके से स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को डिनोट करता है कि पॉपुलेशन का तरीका क्या है, उनका सोच क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है। ये सारी बातें आपकी डेमोग्राफी को कंप्राइज करती है। करेक्ट। तो एज क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, मेल फीमेल काउंटिंग क्या है, ये सारी बातें जो है ये अल्टीमेटली डेमोग्राफी को डिनोट करती है। तो डेमोग्राफी एक कंट्री की कई बार एक बिजनेस को सपोर्ट करे तो वो बिजनेस सक्सेसफुल बन जाता है, पर ज्यादातर केस में बिजनेस फेलियर की वजह कई बार डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट ही बन जाता है। तो डेमोग्राफी के अंदर कई सारी चीजें आती हैं, जैसे कि साइज ऑफ पॉपुलेशन, जो किन बातों पर डिपेंड करता है? बर्थ रेट पे डिपेंड करता है, डेथ रेट पे डिपेंड करता है, फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली साइज पे डिपेंड करता है। तो ये सारे इंटरनल हिस्से थे जिसपे साइज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करता है किसी भी कंट्री का। करेक्ट। फिर जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वही बिजनेस इंडिया में करना है तो इंडिया में कहाँ करना है? इंडिया में नॉर्थ में करना है, ईस्ट में करना है, वेस्ट में करना है, साउथ में करना है? याद करो, अगर आपने पोंगल से रिलेटेड कुछ सामान बेचना है तो वो साउथ इंडिया में जितना चलेगा उतना रेस्ट ऑफ इंडिया में नहीं चलेगा। लेकिन वही दुर्गा पूजा से रिलेटेड सामान बेचना है तो जितना कलकत्ता में चलेगा उतना रेस्ट ऑफ इंडिया में चल ही नहीं सकता। तो इसलिए आपने जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी पता करना कि अगर कोई काम करना है तो किस जोग्राफी में करना, अदरवाइज वही बिजनेस एक बिजनेस फेलियर भी बन जाता था। एथनिक मिक्स, इंडिया की वैरायटी आप जानते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी, यही तो इंडिया की खासियत है, एथनिक मिक्स। तो कई बार जैसा देश वैसा भेष आपको अपनाना पड़ता है। याद कर लीजिए रेस्टोरेंट की बात, अब मैंने आपको दोबारा याद नहीं दिलानी कि क्यों वो बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सक्सेसफुल रेस्टोरेंट ओनर था लेकिन इंडिया में हर दिन मार खाता था। करेक्ट। और लास्ट था इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, यानी कई बार इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, दो कंट्री विद सेम पर कैपिटा इनकम, स्टिल एक प्रोडक्ट एक कंट्री में बिकता है दूसरे में नहीं बिकता। उसकी वजह क्या है? गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। तो जितना गैप रिच और पुअर के बीच में ज्यादा होगा उतना वो कंट्री में सक्सेस के चांसेस कम होते हैं आपके। क्यों? क्योंकि कोई प्रोडक्ट खरीदने की हैसियत ही नहीं रख पाता होगा उस कंट्री में। तो इसलिए इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बनता है जिसके इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स अक्सर ऐसी चीजें हो सकती है। तो ये डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट का हिस्सा था। अगला हिस्सा अपन ने देखा था इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के तौर पे। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए और इकोनॉमिक पॉलिसी हो गई। तो ये सब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर आने वाली चीज है। तो इकोनॉमिक सिस्टम यानी आप जानते हैं इकोनॉमी 3 तरीके की हो सकती थी। कौन से 3 तरीके की इकोनॉमी होती? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल आप जानते हैं अमेरिका, सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल आप जानते हैं जैसे यूएसएसआर या रशिया, या और मिक्स का जानते हैं ऑलवेज एज ऑलवेज इंडिया। करेक्ट। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में इंडिया हमेशा बीच का रास्ता अपनाता है, ना तेरा ना मेरा सबका। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये तीनों पे एक एक एग्जांपल बन सकते हैं। तो ये इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा बन गया। फिर दूसरा था इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कई बार आपके बिजनेस का सक्सेस फेलियर, याद करो पड़ोसी ने ऑप्शन दिया था ना, बिजनेस हमारे यहाँ करिए, इंडिया में करोगे 10% कमाई मिलेगी, हमारे यहाँ करो 20% कमाई मिलेगी। क्योंकि काय का काम था? आर्म्स आम्यूनिशन का काम था। तो बोले 20% कमाई होगी। मैंने बोला कमाई के एंगल से तो तुम्हारी कंट्री ठीक है, लेकिन क्या गारंटी है वो 20% मैं अपने पास रख पाऊंगा? या मैं जो चीज बनाता हूँ लोग रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो वहां के लोगों की उतनी इनकम कैपेसिटी है कि नहीं? तो यानी इकोनॉमिक कंडीशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता था। कौन सी बातें इंडिकेट करती हैं कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है? तो उनका जीडीपी, उनका पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, ये सारी बातें जो हैं वो एक कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को बताती है। तो जितना कंट्री इकोनॉमिकली साउंड होगा,
मेरे बिजनेस के सक्सेस के चांसेस उतने ज्यादा रहते हैं। और लास्ट है इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी में आप जानते हैं पॉलिसीज गवर्नमेंट भी बनाती है, पॉलिसीज कंट्री की सेंट्रल बैंक भी बनाती है। ज्यादातर पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है, जैसे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गया, जैसे कि फिस्कल पॉलिसी हो गया, जैसे कि एग्जिम पॉलिसी हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी हो गया। तो ये ज्यादातर पॉलिसीज कंट्री में गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। पर एक पॉलिसी है जो कंट्री की सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक बनाती है, और वो है उसकी मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये पॉलिसीज भी एक इंडिकेटर होता है उस कंट्री में बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो दिस कंप्राइजेज योर सेकंड एनवायरनमेंट विच इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तीसरा एनवायरनमेंट है पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट, जिसके अंदर तीन चीजें आती है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट और एक तरीके से गवर्नमेंट। तो ये तीन चीजों से बिजनेस के सक्सेस फेलियर डिसाइड होता है। एक कंट्री में बिजनेस करना है कि नहीं करना है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि व्हाट इज द गवर्नमेंट हु इज रूलिंग द कंट्री। क्योंकि जितनी स्टेबल गवर्नमेंट होगी अल्टीमेटली मेरा बिजनेस उतना स्टेबल तरीके से चलेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, कोएलिशन गवर्नमेंट है, तो वहां मेरे चांसेस ऑफ डूइंग बिजनेस थोड़े से कम हो जाते हैं एज कंपेयर टू वर्ल्ड बिजनेस की अगर मैं बात कर रहा हूँ। वहीं पॉलिटिकल बिजनेस ट्राइज टू ऑपरेट इन अ कंट्री वेयर वी हैव अ साउंड लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। तो बिजनेस हमेशा ऐसी कंट्री में बिजनेस करना प्रेफर करते हैं जहां पे लीगल सिस्टम मजबूत हो, ताकि कल को कुछ गलत भी हो तो वो लीगल एक तरीके से एडवाइस ले सके और अपने बिजनेस को नुकसान से बचा सके। इसलिए बिजनेसेस प्रेफर टू ऑपरेट इन अ कंट्री विच हैज अ साउंड लीगल सिस्टम। करेक्ट। और ऑब्वियसली पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, तो कौन से मैटर को बिजनेस को कितना पॉलिटिसाइज किया जाता है। जैसे याद करो हर काम में आपने अगर मुकेश भाई से दिक्कतें ही हैं, तो एक दिन अगर मुकेश भाई ने बोल दिया ठीक है याद रखना मेरे को दुआओं में, और वहां से चले गए, तो फिर कंट्री का क्या होना है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे मीनिंग देयर बाय एक हाउ मच पॉलिटिकल इंटरवेंशन इज डन इन बिजनेस, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है बिजनेस का उस कंट्री में ऑपरेट करें या ना करें डिसीजन लेने का। वैसे ही चौथा एक फैक्टर बनता है बिजनेस के सक्सेस फेलियर का, विच इज मैक्रो इकोनॉमिक कॉमन फॉर ऑल, और वो है उसका सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट जो होता है, सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट किस तरीके से चलता है, तो वो उसके सोशल इन्वायरमेंट पे चलता है, वो उसके कल्चरल इन्वायरमेंट पे चलता है। यानी इसमें एथिकल वैल्यूज, कल्चर्स, बिलीफ्स, रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, रोल ऑफ चिल्ड्रेन, तो अपने यहाँ जो ये सारी चीजें होती है, ये सबसे उस कंट्री का कल्चर और उस कंट्री की आइडेंटिटी जो है एक तरीके से पता चलती है। तो कई बार बिजनेस का सक्सेस फेलियर इस सोशल और कल्चरल वैल्यूज पे डिसाइड होता है। जैसे व्हेन यू आर इन रोम डू एज द रोमन्स डू, ये वहाँ का कल्चर है। लेकिन व्हेन यू कम टू इंडिया अतिथि देवो भव, तो ये यहाँ का कल्चर है। तो इस तरीके से किस कंट्री में आपने बिजनेस ऑपरेट करना है, वो ग्रीन मार्क, रेड मार्क, कहीं का कल्चर हो सकता है कि ग्रीन मार्क बोल के भी वेज चिकन दे, ये इंडिया का कल्चर नहीं हो सकता। तो इंडिया में अगर ऐसा हुआ तो रेस्टोरेंट वाला केस बन जाता है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट एक मेजर इन मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर जो हर बिजनेस को इफेक्ट डालता है, वो है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो इसलिए कई बार आज जो भी चीजें जो पॉसिबल हो पाई हैं, वो सारी पॉसिबिलिटीज क्यों हुई हैं? बिकॉज ऑफ दिस इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। वरना वो चांद तारे तोड़ लाना सिर्फ एक ख्वाब ही रहता, पर आज की तारीख में वो ख्वाब नहीं है, हकीकत है। इसलिए आज की तारीख में कोई भी ऐसा डायलॉग भी नहीं मारता। करेक्ट। पहले क्यों मारते थे? क्योंकि इट वाज अ सिग्निफिकेंस, ये सिग्निफाई करता था कि इसको टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स। लेकिन आज की तारीख में वो इम्पॉसिबल नहीं है। आज आप बोलोगे वो इजिली पॉसिबल है, मस्क को बोलो भेज देगा। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे मीनिंग देयर बाय टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है आपके बिजनेस के सक्सेस फेलियर का। इसलिए बिजनेस ने ये आइडेंटिफाई करना, कुछ सवाल अपने आप से करना, व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन माय बिजनेस। वही रोल ऑफ टेक्नोलॉजी मोबाइल के बिजनेस में बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन हो सकता है कपड़े के बिजनेस में उतनी ना हो। तो कपड़े वाले को टेक्नोलॉजी का उतना रिस्क नहीं होगा जितना मोबाइल वाले को होता है। करेक्ट। तो इसलिए रोल ऑफ टेक्नोलॉजी पहले आपने समझना है। करेक्ट। और कौन सी टेक्नोलॉजी पे आप रिलाई कर रहे हैं, पुश टेक्नोलॉजी की पुल टेक्नोलॉजी, ये सारी बातें जो है बिजनेस ने अंडरस्टैंड करना। और हमेशा याद रखना है कि बिजनेस और टेक्नोलॉजी क्या है, इंटर रिलेटेड भी हैं और इंटर डिपेंडेंट भी हैं। तो ऑलवेज बिजनेस एंड टेक्नोलॉजीज आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट। तो ये पांचवा मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट था। और आखिरी मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट था ग्लोबल इन्वायरमेंट। यानी बिजनेस का सक्सेस फेलियर जो है वो ग्लोबल इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है कि ग्लोबली वो बिजनेस किस तरीके से ऑपरेट करता है। दैट इज इट्स पार्ट ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंट। यानी कई बार ऐसे कुछ ग्लोबल इवेंट जैसे ये वर्ल्ड कप होना, टेररिस्ट अटैक होना, वही बिजनेस को पहचान देते हैं या बिजनेस की पहचान को खत्म भी करते हैं। लास्ट एरिया पे जब हम आए थे इस चैप्टर में, तो वो था हाउ डज बिजनेस रिस्पॉन्ड टू इट्स एनवायरनमेंट। तो रिस्पॉन्स दो तरीके से यहाँ होता था, एक होती थी बिजनेस की इंटरनल स्ट्रेटेजी और एक होता था उसका होलिस्टिक स्ट्रेटेजी। इंटरनल स्ट्रेटेजी भी जब हम बात करें तो बिजनेस अपने इन्वायरमेंट को तीन तरीके से रिस्पॉन्ड करता था। वो तीन तरीके के रिस्पॉन्स क्या होते थे? एक होता था एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स, एक होता था कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स और एक होता था कलेक्टिव रिस्पॉन्स। ज्यादातर काम मोस्ट कॉमन जो बिजनेस करता है वो कौन सा रिस्पॉन्स है? उसका एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स कहलाता है। दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स। लेकिन
लेकिन एक रिस्पॉन्स होता है जो वो अपने कॉम्पिटिटर को देख के रखता है कि उसने 9 रुपए किया तो मैं भी 9 रुपए करूंगा, उसने 8 किया तो मैं भी 8 करूंगा, उसने एचडी किया मैं भी एचडी करूंगा। ये उसका कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स है। लेकिन कोरोना की दवाई चल मिल के खोजते हैं, तो मिल के खोजते हैं तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्स है, या तू भी दाम कम कर मैं भी दाम कम करूंगा लेकिन 15 रुपए से नीचे कोई नहीं बेचेगा। तो ये क्या, ये एक तरीके का कलेक्टिव रिस्पॉन्स था जो बिजनेस ने इन्वायरमेंट को एक साथ दिया। तो ये उसकी इंटरनल स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन एक होता था हॉलिस्टिक स्ट्रेटेजी। हॉलिस्टिक स्ट्रेटेजी जो बिजनेस बनाता है, तो 3 तरीके के टाइप के बिजनेस आपको देखने को मिलते थे। एक याद करिए, लीस्ट रेजिस्टेंस वाले बिजनेस, है ना, आपने याद है, सुस्त मुर्गे, तो लीस्ट स्ट्रेटेजी वाले बिजनेस होते थे। दूसरा होता था प्रोसीड विद कॉशन, कछुए की चाल वाले। वो एक दूसरे को देखते थे, तू क्या कर रहा मैं क्या कर रहा, फिर उसके हिसाब से काम करते, तो वो होते थे प्रोसीड विद कॉशन। और तीसरे होते थे बड़े ही डायनामिक नेचर। प्रोसीड विद कॉशन वालों की सोच क्या रहती थी, जल में रह के मगर से बैर नहीं करना। और लीस्ट रेजिस्टेंस वालों की सोच क्या होती थी, क्या करना है अपने को फाउंडेशन में 200 से ज्यादा लाके, 200 काफी है, 300 वाला भी तो इंटर में ही बैठेगा, 200 वाला भी इंटर में ही बैठेगा। तो ये लीस्ट रेजिस्टेंस वाले होते थे। ये हाईली एम्बिशियस नहीं होते थे, इनके अपने खुद के टारगेट्स होते थे, बस उसको अचीव करने की कोशिश करते थे। लेकिन डायनामिक ये सोचते थे कि भैया इन्वायरमेंट उन्हें क्या सिखाएगा, ये इन्वायरमेंट को कंट्रोल करते हैं। और ये है आपका पूरा दूसरा चैप्टर, बिजनेस इन्वायरमेंट। बोलो हाँ की ना। पूरी तरीके से तैयार, कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक चाहिए, कंटिन्यू करके पूरा खत्म करें कि ब्रेक, फटाफट बोलो। ब्रेक, कितने लोग बोल रहे हैं ब्रेक, ब्रेक। तो 9 बजी है, हाँ, 20 मिनट्स, खत्म कर देंगे जल्दी, 20 मिनट्स का ब्रेक है, 9:20, ठीक है, तैयार। हाँ, तो 2 हो गए हैं अपन ने चैप्टर्स के तौर पे। अब आपसे कुछ भी छुपा नहीं कि बीसीके में सिलेबस में 6 चैप्टर है, लेकिन एक्चुअली में चैप्टर्स हैं कितने, तो कितने चैप्टर्स हैं, 4। तो चैप्टर्स तो 4 है, 3 और 6 चैप्टर थोड़ी है, जनरल नॉलेज है, करेक्ट। तो पहले अपन ने चैप्टर्स पे आते हैं। तो पहला जो था, आखिरी में मैंने आपसे चैप्टर 3 के बारे में भी बात करनी है, द मोस्ट हॉट टॉपिक आप लोगों के लिए, करेक्ट, तो उस पर भी बात करेंगे अपन। बट पहले रिकॉग्नाइज टॉपिक पे आते हैं। तो फर्स्ट देख लिया, सेकंड देख लिया, चौथा चैप्टर जो है वो डील करता है गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ को लेके। जब गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ की जब आप बात करते हैं, तो ये चैप्टर एक छोटा सा चैप्टर है, बट ये डील एक्सक्लूसिवली 3 ही चीजों पे करता है। यानी इससे भी सवाल वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेम है, 6 से 8 सवाल बनने हैं, करेक्ट। अब ये एक स्टैंडर्ड वेटेज है, बट दैट डज नॉट मीन कि नेसेसरली उतने आ ही जाए, बट इन जनरल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 6 से 8 सवाल इसके भी रहेंगे। तो वो कौन से एरियाज है जिससे सवाल बन सकते हैं, तो उसके लिए हमने देखा था गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। तो सबसे पहले हमने देखा था कि पॉलिसीज क्या होती है। तो पॉलिसीज जो है जो गवर्नमेंट फ्रेम करती है टू रन अ कंट्री, वो बेसिकली पॉलिसीज कहलाता है। पॉलिसीज गवर्नमेंट भी बनाती है और कंट्री में सेंट्रल बैंक भी बनाती है, जिसमें ज्यादातर पॉलिसीज हमने देखा था मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज नेचर के होते हैं, और वो मोस्टली ड्राफ्ट की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो भी गवर्नमेंट डिसीजन ले, हर डिसीजन पॉलिसी नहीं होता, एवरी डिसीजन इज नॉट अ पॉलिसी, करेक्ट, लेकिन पॉलिसी एक डिसीजन होता है, ये बात हमने देखा। तो ऑल पॉलिसीज आर डिसीजंस, बट ऑल डिसीजंस में नॉट नेसेसरली टर्न आउट टू बी अ पॉलिसी। जैसे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि सभी लोगों का आधार कार्ड होना चाहिए, तो ये क्या है, ये एक इंस्टेंस ऑफ पॉलिसी भी है, एक डिसीजन भी है। लेकिन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अभी सारे मंत्री लोग जो है, जो पहले एम्बेसडर गाड़ी में घूमते थे, अब एम्बेसडर की जगह मर्सिडीज में घूमेंगे। तो ये क्या है, क्या ये पॉलिसी है, ये एक डिसीजन है, बट इट इज नॉट अ पॉलिसी कि हमने एक पॉलिसी बनाई है कि मर्सिडीज में घूमा जाएगा। तो इसलिए डिसीजन और पॉलिसी में एक फर्क होता है। ऑल डिसीजंस में नॉट नेसेसरली टर्न आउट टू बी अ पॉलिसी, बट ऑल पॉलिसीज आर डेफिनेटली पार्ट ऑफ डिसीजन, करेक्ट, ठीक हो गई ये बात। तो अब हमने यहाँ जो पढ़ना है वो ऐसी ही पॉलिसीज के बारे में देखना था इस चैप्टर में। और गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाती है, पॉलिसीज तो कई एंगल पे हो सकती है, तो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है वो फॉर द पर्पज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस बनाती है। इसलिए ये चैप्टर की हेडिंग है गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। अब जब उसकी बात करते हैं तो किन बातों को ध्यान में रख के पॉलिसीज ड्राफ्ट की जाती है, कुछ तो ऐसा बैकग्राउंड में होगा। आप अपना टाइम टेबल बनाते हो पढ़ने का, तो कुछ तो बैकग्राउंड में रख के बनाते थे
कि हाँ मेरा ये सब्जेक्ट में इतनी तैयारी, तो इसको इतना समय दूंगा, इसको इतना समय दूंगा, इस सब्जेक्ट को इतना समय, इस सब्जेक्ट को इतना समय। तो कुछ तो फैक्टर्स आप ध्यान में रखते हैं, तब जाके आप अपनी पॉलिसी बनाते हैं कि इसके वीकली टेस्ट में इतना आया था, इसके वीकली टेस्ट में इतना आया था, इसके वीकली टेस्ट में इतना आया था। अब आप अपनी पॉलिसीज ड्राफ्ट करते हैं। ठीक उसी प्रकार से गवर्नमेंट भी जो पॉलिसीज बनाती है वो कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रख के बनाती है, जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर्स, कि आज कंट्री की इकोनॉमी किसको सपोर्ट करेगी और नहीं करेगी, कंट्री को क्या बिजनेस चाहिए और क्या बिजनेस नहीं चाहिए। तो मैंने उन बिजनेसेस को सपोर्ट करना जिसकी रिक्वायरमेंट है कंट्री को, और उन बिजनेसेस को डिस्करेज करना जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कंट्री को। तो फॉर एग्जांपल कंट्री को जरूरत है फार्मर्स की, तो हमने ऐसी पॉलिसीज बनानी है जो फार्मर्स को सपोर्ट करे। लेकिन कंट्री को जरूरत नहीं है खैनी खैनी पान मसाला की, तो इसलिए हमने ऐसी पॉलिसीज बनाना है जो इनको डिस्करेज करे। करेक्ट। तो इसलिए कोई भी पॉलिसीज इन फैक्टर्स को ध्यान में रख के बनाई जाती है। तो नंबर 1 पे है उसका इकोनॉमिक फैक्टर, नंबर 2 पे है उसका कल्चरल फैक्टर्स। सारी बातें हमने इकोनॉमिक फैक्टर्स को ही फोकस रख के नहीं बनाना, तो डिसीजन जो है कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के दिया जाता है, तो उन्हीं में से एक है कल्चरल फैक्टर। तो कल्चरल फैक्टर्स यानी आप जानते हैं, वही ऑटो रिक्शा वाला एग्जांपल देख लीजिए, पचपेड़ी नाका से रेलवे स्टेशन वाला जो हमने डिस्कस किया था अपनी रेगुलर क्लास में। तो कल्चर अगर खराब किया किसी ने इंडिया का, वो ऑटो रिक्शा आपको लूटे, हो सकता है उतना फर्क ना पड़े, लेकिन वो ऑटो रिक्शा वाले ने किसको लूट लिया था, चार्ल्स को लूट लिया था। तो फिर उस ऑटो वाले की बताइए पुलिस ने और गवर्नमेंट ने ऐसी तैसी करनी है कि नहीं करनी, बिल्कुल करनी। क्यों? कल्चर खराब किया ना, नाम खराब किया इंडिया का। इंडिया की पहचान है वर्ल्ड में अतिथि देवो भव, और इसने अतिथि को लूट लिया। करेक्ट। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सारी फैक्टर्स को ध्यान में रख के भी कुछ पॉलिसीज बनाई जाती है, तो वो इंडिया की कल्चरल पॉलिसीज होती है। ठीक उसी प्रकार से रिलीजियस, इसके अंदर आ गया रेस्टोरेंट वाला। तो कुछ पॉलिसीज रिलीजियस फैक्टर्स को ध्यान में रख के भी बनाई जाती है, कि इस समय ये काम नहीं होगा, ये रिलीजियस में ये काम नहीं होगा, ये रिलीजन में ये काम नहीं होगा। तो इंडिया एक रिलीजियस कंट्री है, कल्चरल डाइवर्सिफाइड कंट्री है। तो इसलिए इंडिया के पर्सपेक्टिव में कुछ पॉलिसीज रिलीजियस फैक्टर्स को ध्यान में रख के भी बनाई जाती है। और सोशल फैक्टर्स, क्या बताएं इंडिया की सोशलिटी के बारे में, वो तो आप जानते ही हैं कि इंडिया कितना सोशल होता है। बाहर की दुनिया में इवन फैमिली भी सोशल नहीं होती, यहाँ तो हम फेसबुक में भी सोशल रहते हैं। करेक्ट। तो अल्टीमेटली ऐसे बात करते हैं बचपन से जानते हैं। तो अल्टीमेटली सोशल फैक्टर्स, तो ये इंडिया का सोशल कल्चर है। तो सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, रिलीजियस फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये सब कुछ इंस्टेंसेस है जिनको ध्यान में रख के कोई भी कंट्री अपनी पॉलिसी जो है वो ड्राफ्ट करती है। तो अगर इकोनॉमी के टाइप की बात करें तो ये एक टॉपिक ऑलरेडी हमने देखा था कि आज इकोनॉमी 3 प्रकार की होती है। कोई भी कंट्री इनमें से कोई भी पॉलिसी अडॉप्ट कर सकती थी, चाहे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो जहां कंप्लीट कंट्रोल प्राइवेट ओनर्स को दिया जाता था। तो प्राइवेट ओनर्स को अगर आप कंप्लीट कंट्रोल दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जहां पे भी आपने प्राइवेट ओनर्स को कंप्लीट कंट्रोल दिया मतलब उनका काम है बिजनेस करना, वो बिजनेस करेंगे, गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट अक्सर बिजनेस में इंटरफियर नहीं करती है ऐसी सोच वाली इकोनॉमी में। लेकिन एक दूसरी सोच कंप्लीटली अलग होती है, वो होती है कैपिटलिस्ट के अलावा सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट सोच में बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है, हर काम में इंटरफियर करती है, हर चीजों को अपने कंट्रोल में रखना प्रेफर करती है। गवर्नमेंट बोलती है भैया बिजनेस में जो भी करना है आप बताइए, आपको क्या जरूरत है, हम आपको वो चीज प्रोवाइड करके दे रहे हैं। तो लार्जली ज्यादातर चीजें अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो उसके लिए हमने देखा था जैसे रशिया, चाइना, दे मोस्टली फॉलो कौन सी इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक उसी प्रकार से एक तीसरी इकोनॉमी थी जहां पे गवर्नमेंट ने, इंडिया ने अडॉप्ट किया, वो था मिक्स्ड अप्रोच, जहां पे कुछ चीजों को कंप्लीटली प्राइवेट हैंड्स पे दिया, जिसपे गौर लगा कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, तो उसको कंप्लीटली प्राइवेटाइज कर दिया, उसको प्राइवेट हैंड्स में दे दिया। तो वहां पे हमने एक तरीके से कैपिटलिस्ट सोच अपनाई। लेकिन बोला कि हर चीज वैसा नहीं करेंगे, कुछ चीजें अपने कंट्रोल में भी रखेंगे, जैसे कि इंडियन रेलवेज, तो उसको हम अपने कंट्रोल पे रखेंगे, उसको हम प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। तो ये एक तरीके की सोशलिस्ट सोच थी। तो जब मिक्स पैटर्न पे आपने काम किया तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी बन जाता है। करेक्ट। तो कंट्रीज लाइक इंडिया, इंग्लैंड, दे लार्जली फॉलो मिक्स्ड इकोनॉमी, पर उसमें ज्यादातर हिस्सा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का होता है। करेक्ट। कि ज्यादातर चीजें प्राइवेट लोगों के हाथों में, कुछ चीजें गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखती है, तो वेटेज में कैपिटल का वेट ज्यादा होता है। करेक्ट। तो ये टाइप की पॉलिसी थी। तो इसी पे कुछ नया एरिया जो हमने देखा था वो था मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स, क्योंकि ये पहले नहीं होता था, ये बाद में इंट्रोड्यूस किया गया इस सब्जेक्ट में, सर्टेन मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स। तो एक कंट्री में, एक कंट्री सक्सेसफुल कंट्री है या नहीं है उसको पहचानने का, नापने का तरीका क्या है। जैसे एक स्टूडेंट सक्सेसफुल स्टूडेंट है, उसको पहचानने का तरीका क्या, उसके वीकली टेस्ट के मार्क्स। तो अब एक आध टेस्ट की बात अलग है, लेकिन अब तो इतने वीकली टेस्ट हो चुके हैं ना कि एक आध टेस्ट किसी स्टूडेंट का परफॉर्मेंस खराब हो सकता है, लेकिन अगर वो अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो उसने एवरेज आउट करके सबको बराबर कर ही देना है। एक आध दिन खराब होता है तो अपन भी हार जाते हैं,
लेकिन इन जनरल तो जीतते हैं ना, बट उसके बेसिस पे डिसीजन नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स, तो कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो एक कंट्री को, सक्सेसफुल कंट्री और अनसक्सेसफुल कंट्री के बीच का फर्क बताते हैं। तो ऐसे कितने इंडिकेटर सजेस्ट किए गए? ऐसे 5 इंडिकेटर सजेस्ट किए गए, नेमली उस कंट्री का जीडीपी, नेमली उस कंट्री का इन्फ्लेशन रेट, उस कंट्री का टैक्सेशन रेट, उस कंट्री का एक्सचेंज रेट और उस कंट्री का इंटरेस्ट रेट। तो ये सारी बातें जो है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो एक कंट्री के सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल की कहानी बयां करते हैं। तो अब ये इंडिकेटर्स क्या है? जैसे आप बीपी नापते हैं तो बीपी का एक इंडिकेटर है ना, कि भैया इसके बीच और इसके बीच रहा तो वो नॉर्मल है, इसके ऊपर हाई, इसके बीच लो, इसके नीचे लो, हाँ कि ना? तो ठीक उसी प्रकार से आज कंट्री में भी ये जो इंडिकेटर्स है तो उसका एक लेवल होगा ना। तो आमतौर पे कंपैरिजन लो, मॉडरेट और हाई पे होता है। तो लो, मॉडरेट और हाई में डिजायरेबल क्या है, मतलब क्या इंडिकेशन पे रहना चाहिए उसको, क्या एक नॉर्मल कंट्री से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उस कंट्री का जीडीपी रेट क्या होना चाहिए। तो जीडीपी का मतलब हम जानते हैं कि कितने का सामान कंट्री में एक तरीके से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बना, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, करेक्ट? तो जितना भी गुड्स प्रोड्यूस्ड हुआ इन अ कंट्री, इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, तो वो बेसिकली उस कंट्री का जीडीपी गिना गया। तो जो जीडीपी था वो जीडीपी क्या होना चाहिए, लो, मॉडरेट की हाई? तो हमेशा डिजायरेबल होता है हाई। जितना जीडीपी हाई होगा इसका मतलब उस कंट्री की लेवल ऑफ इनकम, नेशनल इनकम उतनी हाई होगी, और जितनी नेशनल इनकम हाई होगी उतना कंट्री के लोगों की इनकम हाई होगी, यानी पर्सनल इनकम हाई होगी। जितनी पर्सनल इनकम हाई होगी उतना लोग अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर पाएंगे, और जब लोग अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर पाएंगे तो वो एक तरीके की सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री है। वहाँ के लोग वहाँ की कंट्री के लोग गवर्नमेंट पे ज्यादा हर काम के लिए डिपेंडेंट नहीं रहेंगे या कम रहेंगे। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में ये एक गुड इंडिकेटर माना जाता है। तो इसलिए जीडीपी का लेवल हमेशा क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो ये एक इंडिकेटर है, ना लो ना, और ऑप्शन तो क्लियर है आपको, ऑप्शन 4 ही रहेंगे, लो, मॉडरेट, हाई, शुड नॉट बी प्रेजेंट, ऐसा करके कोई चौथा ऑप्शन दे देगा, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ऐसा करके ऑप्शन दे देगा। तो बेटर इंडिकेटर है जीडीपी का लेवल हाई होना। वैसे ही अगर आप बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की या टैक्सेशन के रेट्स की, तो एक अच्छा इंडिकेटर क्या है कि एक सक्सेसफुल कंट्री की पहचान होती है कि उस कंट्री में टैक्स के रेट्स कम रहते हैं और उस कंट्री में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम मिलता है आपको, करेक्ट? तो यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको कम देना पड़ता है जब आप लोन लेते हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से, और जो टैक्स भी आप चुकाते हैं कंट्री में वो कम चुकाते हैं। तो टैक्स रेट्स कम तब हो सकते हैं जब ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन टैक्स पे करे, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टैक्स रेट्स कम हो। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री जहां है 140 करोड़ और टैक्स देते हैं, टैक्स का रिटर्न देते तो नहीं, टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं 6 करोड़, 5 से 6 करोड़। तो वो लोग अगर उतना रिटर्न फाइल करते हैं तो सोचो 134 करोड़ लोग देश में कर क्या रहे हैं, बिना कमाई के बैठे हैं। चलो ठीक है, उसमें बच्चे बूढ़े सबको अलग भी कर दूं, जो नहीं कमाते उनको अलग भी कर दूं, 50%, 50% पॉपुलेशन को मैं साइड भी कर दूं तो भी 70 करोड़ बचते। 70 करोड़ में 6 करोड़ लोग, चलो उसको भी फैमिली साइज कर लेता हूँ कि फैमिली में हर व्यक्ति नहीं कमाता होगा। पहले ही मैं 50% अलग कर चुका था जिसमें बूढ़े बच्चे आ चुके, लेकिन 70 करोड़ में भी एवरेज अगर 4 मेंबर फैमिली भी मानो तो 17.5 करोड़ फैमिली, 17.5 करोड़ फैमिली में कोई तो रिटर्न डाले, 6 करोड़ रिटर्न डाले। और 6 करोड़ में भी आधे लोग तो बस वेट करते कि व्हाट इज द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जिसपे हमें टैक्स नहीं देना, तो वो उतना ही कमाते हैं हर साल, उनकी कमाई उतनी जो होती है जितना कंट्री की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट होती। करेक्ट? तो मतलब सोचिए टैक्स देते कितने, 3 से 4 करोड़ लोग। तो 3 से 4 करोड़ लोग जो टैक्स दे रहे हैं, और रिक्वायरमेंट तो सबकी है ना, सड़क तो पूरे 140 करोड़ को चाहिए, चीजें तो सबको चाहिए। तो अल्टीमेटली जब आप नंबर ऑफ पर्सन कम होंगे और सर्विसेज सब लेंगे तो टैक्स के रेट्स तो हाई होने ही है। तो इसलिए ये रेट्स अपने आप आपको कम देखने को मिलेंगे, कब? जब नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बढ़ेंगे कंट्री में। तो इसलिए डिजायरेबल होता है टैक्स रेट्स लो होना, और टैक्स रेट्स के साथ साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लो होना, ताकि आपको जो भी काम है आप एटलीस्ट अपने बिजनेस बिजनेस बैंक के पैसों से भी कर सके, लोन लें, टाइम पे चुकाएं। तो इस तरीके से वो कंट्री एक सक्सेसफुल कंट्री बनती है। तो ये डिजायरेबल है। ठीक उसी प्रकार से इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट, ये हमेशा क्या होना चाहिए, मॉडरेट लेवल पे होना चाहिए, करेक्ट? एक सक्सेसफुल कंट्री वो नहीं होती जहां पे इन्फ्लेशन ही ना हो, या वो भी नहीं होती जहां पे इन्फ्लेशन टू हाई हो। तो इन्फ्लेशन हमेशा कैसा होना चाहिए, एक मॉडरेट लेवल पे, मीडियम लेवल पे बढ़ता रहना चाहिए, कि हाँ भाई पिछले साल तक वो चीज आप 100 रुपए में खरीदते थे, इस साल वो चीज 103-4 रुपए की हो गई, ठीक है, 4% इंक्रीमेंट हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, वो डिजायरेबल है। क्यों? क्योंकि आप जॉब करते तो जॉब में भी तो इंक्रीमेंट की उम्मीद करते हो, कि भैया पिछले साल अगर मैं नौकरी कर रहा था 50,000 रुपये मेरी सैलरी थी, तो इस साल मेरी सैलरी कुछ बढ़ जानी चाहिए, 55,000 60,000 हो जानी चाहिए। तो आपकी इनकम भी तो बढ़ी रही है, तो करस्पॉन्डिंग एक्सपेंसेस भी
बढ़ने चाहिए। तो इसलिए इन्फ्लेशन का लेवल और मॉडरेट होना चाहिए। और ठीक उसी प्रकार से एक्सचेंज रेट्स, यानी जिन्होंने अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे काम करना है, फॉरेन करेंसीज में काम करना है, तो एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन भी कैसा होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, नाइदर टू लो नाइदर टू हाई, ये डिजायरेबल होता है। तो 10 सवाल, तो इसी में से कोई एक सवाल बन के आ जाएगा, 10 सवाल बन रहे हैं कि डिजायरेबल इंटरेस्ट रेट कैसा होना चाहिए, ऑप्शन फिक्स है। मॉडरेट, इनमें से कौन सा मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर होना चाहिए, 4 ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें से आपने सेलेक्ट करना। करेक्ट, इनमें से क्या मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर है, क्या मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर नहीं है, ये सवाल बन के आ सकता है। तो अल्टीमेटली ये सब आपके मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स के तौर पे बन के आते हैं, सिर्फ 5 इंडिकेटर्स है। तो पॉलिसी जो है, पॉलिसी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है, तो 2 पैटर्न पे पॉलिसीज है, एक फिस्कल पॉलिसी और एक मॉनेटरी पॉलिसी। दोनों ही मैक्रो इकोनॉमिक नेचर की है। उसमें फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है, और मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, रिजर्व बैंक बनाता है। तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब किस में डिसाइड होता है, ये कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी में डिसाइड होता है। लेकिन कंट्री में इनकम टैक्स का रेट क्या होगा, जीएसटी का रेट क्या होगा, गवर्नमेंट स्कूल बनेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस बनेंगे कि गवर्नमेंट अस्पताल बनेंगे, कि सड़कें बनेंगी कि एयरपोर्ट बनेंगे कि रेलवेज बनेंगे, कि मेट्रो चलेगी कि बुलेट ट्रेन चलेगी, ये सब का डिसीजन कहाँ होता है, ये होता है कंट्री की फिस्कल पॉलिसी में। तो फिस्कल पॉलिसी में रेवेन्यू, गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन क्या होगा, एक्सपेंसेस कितना होगा, बजटरी एलोकेशन क्या होगा, ये सब डिसीजन किसका हिस्सा बनता है, ये सब डिसीजन बनता है फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा, जो आता है इन द बजट। और बजट कब आता है कंट्री में, कब आता है, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब। तो फेब का जो फर्स्ट वर्किंग डे होता है, उस दिन बजट प्रेजेंट किया जाता है कंट्री में फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो अगले साल, जैसे टाइम टेबल आप बनाते हो तो फ्यूचर का बनाते हो ना, वैसे बजट भी क्या होगा, फ्यूचर का बनेगा ना। जा चुके समय का थोड़ी टाइम टेबल बनता है, या जा चुके समय का थोड़ी बजट बनता है। तो फरवरी में जो बजट आएगा, वो आने वाले अप्रैल से जो भी काम होता है उसके लिए आता है। तो इस तरीके से वो बजट प्रेजेंट किया जाता है, वो पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑफ द नेशन रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करते हैं, तो आज गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाती है, अलग अलग नेचर, अलग अलग पैटर्न पे बनाती थी। तो आज वो पॉलिसीज कितने प्रकार की अलग अलग हो सकती थी, तो एक होती थी प्रोटेक्टिव पॉलिसी। कई पॉलिसीज कंट्री में ऐसी बनती है जो किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। जैसे हमने डोमेस्टिक बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया है, एक तरीके से कस्टम का कानून लाया है, ताकि लोग जरूरत से ज्यादा बाहर से सामान ना मंगाए, इसलिए हमने कस्टम्स का लॉ बनाया टू प्रोटेक्ट अवर डोमेस्टिक बिजनेसेस। तो ये एक तरीके की प्रोटेक्टिव पॉलिसी है विच प्रोटेक्ट्स इंडियन बिजनेसेस फ्रॉम फॉरेन बिजनेस। करेक्ट। तो ये जो कानून है, ये क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्टिव पॉलिसी का काम कर रहा है। वैसे ही कुछ पॉलिसीज रेस्ट्रिक्टिव नेचर की होती है, जो आपको कोई चीज करने से रेस्ट्रिक्ट करती है, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। जैसे कि कंपटीशन एक्ट। तो कंपटीशन एक्ट में सीसीआई क्या करता है, सीसीआई आपको रेस्ट्रिक्ट करता है ना, प्रोहिबिट एक्टिविटीज हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, तो आपको वैसा काम करने से रोकता है। तो ये क्या है, ये उसकी रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी है। ये जो कानून है, ये क्या है, ये रेस्ट्रिक्टिव नेचर को डिपिक्ट करता है। तो आज जो कानून बनते हैं, कोई कानून किस फैक्टर को ध्यान में रख के बनाया जाता है, कोई कानून किसी और फैक्टर को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो कस्टम प्रोटेक्टिव फैक्टर को ध्यान में रख के बनाया गया, तो कंपटीशन रेस्ट्रिक्टिव फैक्टर को ध्यान में रख के बनाया गया। लेकिन कुछ पॉलिसीज, और ज्यादातर पॉलिसीज रेगुलेटरी होती है। आज कोई भी काम करना है तो उसके लिए कोई ना कोई रेगुलेशन होना चाहिए, रेगुलेटर होना चाहिए, जो चीजों को कंट्रोल करे, रेगुलेट करे। करेक्ट, कि भैया वो काम होगा तो कैसे होगा। जैसे पढ़ाई लिखाई करनी है, एजुकेशन करना है, तो उसके लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री एक है, लेकिन पढ़ाई तो अलग अलग लेवल पे होती है। तो अलग अलग लेवल पे होती है, तो स्कूल में पढ़ाई करना है तो हो सकता है आईएससी, आईसीएसई, या ये जितने भी बोर्ड है, सीबीएसई, ये सब क्या है, ये बोर्ड बनाए गए। तो अब ये रेगुलेटर बनते हैं। करेक्ट, तो ये क्या है, ये स्कूल की पढ़ाई को रेगुलेट करता है। फिर आपने थोड़ा हायर स्टडीज में जाना है, तो आप डिसाइड करते हैं आपने डॉक्टर बनना है, कि आपने सीए बनना है, कि आपने सीएस बनना है। तो यू हैव आईसीएआई, यू हैव एमसीआई, यू हैव आईसीएसआई, ये सब क्या है, ये उन एजुकेशन के रेगुलेटर है। तो जिन्होंने चार्टेड अकाउंटेंसी की पढ़ाई करनी है, उन्होंने जल में रह के मगर से बैर नहीं करना है। क्यों, क्योंकि आईसीआई उनका रेगुलेटर है। तो अल्टीमेटली आईसीआई एक्ट्स एज अ रेगुलेटर फॉर चार्टेड अकाउंटेंसी। तो उसी ने डिसाइड किया कि क्या सब्जेक्ट रहना है, क्या सब्जेक्ट नहीं रहना है, तो आपने उसको फॉलो करना है। तो अल्टीमेटली ये रेगुलेटर का काम होता है। ठीक उसी प्रकार से ऐसे जितने भी एक्ट बने हुए हैं, तो आज सीए एक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ रेगुलेटरी पॉलिसी। आज इडा एक्ट जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है, इज एग्जांपल ऑफ रेगुलेटरी पॉलिसी। आज सेबी एक्ट जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, इज एग्जांपल ऑफ रेगुलेटरी पॉलिसी। आज आरबीआई एक्ट जो बैंकों को रेगुलेट करता है, इज एग्जांपल ऑफ रेगुलेटरी पॉलिसी। तो ऐसे जितने भी कानून बने हुए जो किसी को रेगुलेट करे, कंट्रोल करे, वो सब रेगुलेटरी पॉलिसी का हिस्सा होते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट होती है फैसिलिटेटिव पॉलिसी। कुछ पॉलिसीज, कुछ कानून ऐसे होते हैं जो मदद करने के लिए बनाए जाते हैं, फैसिलिटेट करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे एमएसएमईडी एक्ट। तो एमएसएमईडी एक्ट क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट। तो ये एक्ट क्यों बनाया गया,
कंट्री में जितने भी छोटे बिजनेसेस हैं उनको एक तरीके से फैसिलिटेट मदद करने के लिए। और इसी कानून में बोला गया कि भैया जो भी बड़ा बिजनेस अगर छोटे बिजनेस से डील करेगा तो उनका जो पैसा है अगर लिमिटेड टाइम के अंदर पेमेंट नहीं किया तो अब वो पैसा विथ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी ताकि छोटे बिजनेसेस को नुकसान ना हो और बड़े बिजनेसेस उनके पैसे को रोके ना। तो इसलिए ऐसा एक कानून बनाया विच फैसिलिटेट्स ऑल द स्मॉल बिजनेसेस इन द कंट्री। आरबीआई का बैंकों को कहना कि भैया आज आप जितना भी लोन बांटते हैं उसमें कम से कम इतना परसेंट लोन तो आपको स्मॉल सेक्टर बिजनेस को देना ही पड़ेगा, अगर नहीं दिया तो सोच लेना। तो ये अल्टीमेटली क्या, ये एक तरीके की फैसिलिटेटिव काइंड ऑफ पॉलिसी थी जो की गई छोटे मोटे बिजनेस को मदद देने के लिए। तो ऑल सच आर इंस्टेंसेस एंड एग्जांपल्स ऑफ फैसिलिटेटिव पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। तो ये पॉलिसी जितने भी कानून बनते हैं लार्जली इन चार चीजों को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। तो आपसे सवाल आ जाएगा, सवाल आएगा सेबी एक्ट इज द एग्जांपल ऑफ विच काइंड ऑफ पॉलिसी। चार ऑप्शन फिक्स है, रेगुलेटरी पॉलिसी, फिर उसके बाद आपको दे देगा फैसिलिटेटिव पॉलिसी, फिर दे देगा आपको प्रोटेक्टिव पॉलिसी, या आपको दे देगा रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, उसमें आपने सेलेक्ट करना। तो अल्टीमेटली कौन सा एग्जांपल किस पॉलिसी को बेस्ट सूट करता है वो आपने सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो एक सवाल इस पैटर्न पे आएगा, इसका एक सवाल इससे रहेगा। उसके बाद आगे बढ़े तो आज मेजर जो इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हुए थे, एक हमने कंपैरिजन देखा था ब्लैक एंड व्हाइट इंडिया का आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया से, और आफ्टर इंडिपेंडेंस में भी दो एरिया, एक मिड ब्लैक एंड व्हाइट और एक कलरफुल इंडिया। तो कलरफुल इंडिया की कहानी जो थी वो आपकी चालू हुई थी 1990s के डेकेड के बाद, जो कि एक मेजर इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज था। इसमें तीन मेजर चेंजेस किए गए थे, वो थे इन द फॉर्म ऑफ एलपीजी, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जब भी कोई चीज को आपने आसान करने की बात करना है तो वो एक केस बन जाता था लिबरलाइजेशन का। लिबरलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है, चीजों को आसान करना, करेक्ट। तो ऐसा जो भी डिसीजन लिया गया कंट्री में जिसमें चीजों को आसान किया गया तो वो क्या है, वो कंट्री की लिबरलाइजेशन पॉलिसी थी। जैसे कि इंस्टेंसेस के तौर पे हमने देखा था फेरा 73 गॉट रिप्लेस्ड बाय फेमा 99। तो ये क्या है, ये एक इंस्टेंस ऑफ लिबरलाइजेशन था, एक एग्जांपल ऑफ लिबरलाइजेशन था जहां पे चीजों को आसान करने की बात की जा रही थी। तो ये क्या है, लिबरलाइजेशन पॉलिसी का हिस्सा बनता है। लेकिन ज्यादातर आज गवर्नमेंट, पहले आप देखते थे गवर्नमेंट हर बिजनेस में इन्वॉल्व रहती थी, क्यों, क्योंकि प्राइवेट लोग वो काम ही नहीं करते थे। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, फिर कंट्री में बिजनेसेस का प्राइवेटाइजेशन भी किया कि भैया कब तक हम ये टेलीकॉम के नाम पे बीएसएनएल चलाते रहेंगे, क्या कंट्री में कोई टेलीकॉम का काम नहीं करेगा। तो सुनील भारती मित्तल को वो काम दिया गया और एयरटेल की शुरुआत हुई 95। तो इस तरीके से ये क्या बना, ये धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत थी। कब तक हम केवल एयर इंडिया के नाम पे लोगों को फ्लाइट की फैसिलिटी, ट्रेवलिंग की फैसिलिटी देंगे, क्या कंट्री में कोई ये काम नहीं कर सकता। तो आया कंट्री में विजय जी इन द फॉर्म ऑफ किंगफिशर एयरलाइंस, आया कंट्री में नरेश गोयल इन द फॉर्म ऑफ जेट एयरवेज। तो इस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। फिर लोगों ने बोला यार ये इसका एविएशन का काम तो नुकसान का है, तो कंट्री में आया इंडिगो जो बोला कि कैसे एविएशन में प्रॉफिट भी हो सकता है, मैंने आपको बताना है। तो इस तरीके से क्या हुआ, कंट्री में प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत हुई। और जब प्राइवेटाइजेशन होता है तो एक्सक्लूसिवली वो बिजनेस ने पैसा लगाया है तो वो उस पर लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करता है। गवर्नमेंट की जब बात होती है तो गवर्नमेंट को कई काम करने होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट जब वो बिजनेस करती है तो गवर्नमेंट का इंटेंशन बिजनेस से प्रॉफिट कमाना होता ही नहीं है, केवल वो सर्विसेज देना होता है। इसलिए कई बार आप गवर्नमेंट बिजनेस को प्राइवेट बिजनेस से कंपेयर करेंगे तो गवर्नमेंट बिजनेस जिस लेवल से जिस तरीके से काम करता है प्राइवेट बिजनेस बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। क्यों, क्योंकि प्राइवेट व्यक्तियों का उसमें पैसा लगा हुआ रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट के मल्टीपल काम होते हैं और गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव सर्विसेज देना होता है। लेकिन बिजनेस का तो ऑब्जेक्टिव अमॉन्ग द वेरियस प्रॉफिट कमाना भी होता है, इसलिए वो बेस्ट से बेस्ट सर्विस अपने कस्टमर्स को देना प्रेफर करता है, क्योंकि बिजनेस इज मोर कंसर्न अबाउट स्टेक होल्डर्स रेदर देन शेयर होल्डर। तो इसलिए वो बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो आपको वो डिफरेंसेस इन वर्क भी आपको इसलिए कंट्री में देखने को मिलते हैं। फिर ऐसे धीरे धीरे करके सारी चीजें, ज्यादातर चीजें जो गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखती थी उसको धीरे धीरे प्राइवेट लोगों को दिया गया और उस तरीके से कंट्री में आया प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि आपने प्राइवेटाइजेशन करके क्या करना है, सब चीजें प्राइवेट लोगों को दे देनी है। वो वही एक तरीका नहीं होता प्राइवेटाइजेशन का। अमॉन्ग द वेरियस वेज आज प्राइवेटाइजेशन के चार अलग अलग तरीके होते थे, यानी कंट्री में प्राइवेटाइजेशन चार पैटर्न पे किया जा सकता है। तो एक एमसीक्यू इस पे बन जाएगा। तो वो प्राइवेटाइजेशन के चार तरीके याद करो। एक तरीका था डेलीगेशन, जहां पापा ने 1 लाख रुपए बैंक में जमा करने आपको दिया था, लेकिन आपने वो 1 लाख रुपए अपने छोटे भाई को दे दिया था जमा करने। फिर उसके बाद क्या हुआ था ये आपने पता है, करेक्ट। तो आपने भले काम को डेलीगेट कर दिया था लेकिन जवाबदारी किसकी थी, आपकी थी। तो रात को जब पापा
आए और वो लाख रुपए बैंक में जमा नहीं हुआ था, तो झापड़ किसने पड़नी थी? आपने पड़नी थी। करेक्ट? क्यों? क्योंकि भले ही आपने वो रेगुलेट किया था काम को, आपने क्या किया था, एक तरीके से डेलीगेट किया था वो काम को, लेकिन जवाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा क्या होती है? आपकी होती है। तो ऐसे ही कई काम गवर्नमेंट डेलीगेट करके कराती है कंट्री में, जैसे कि कंट्री में सड़क बनने का काम होगी, कंट्री में टोल प्लाजा बनने का काम हो, ये सब कैसे किया जाता है? थ्रू डेलीगेशन। तो ये भी एक तरीके का प्राइवेटाइजेशन है, जहां पे गवर्नमेंट डेलीगेट करके काम करा रही है कि सड़क बनवाती है किसी गुप्ता कॉन्ट्रैक्टर से, लेकिन जब आप सड़क में गिरते हैं और सड़क में गड्ढे मिलते हैं, तो आप याद किसको करते हैं? क्या गुप्ता कॉन्ट्रैक्टर को याद करते हैं? क्या नहीं, आप तो गवर्नमेंट, पहले मम्मी को याद करते हैं फिर गवर्नमेंट को याद करते हैं। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे इस तरीके से आपने क्या किया, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स किसके होते हैं? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट की होती है, भले ही वो काम कोई प्राइवेट व्यक्ति करता है। तो ये एक तरीके का प्राइवेटाइजेशन हुआ। फिर दो पैटर्न थे आपके, याद करो, डिवेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट, जहां पे एक में आप मेजर कंट्रोल पास ऑन कर देते हैं और दूसरे में मेजर कंट्रोल पास ऑन नहीं करते। तो पहला ऐसा था कि हर गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट का 100% स्टेक था। फिर किसी ने बताया कि भैया आपने उस कंपनी में अगर इन्वॉल्वमेंट भी रखना है, तो ये किसने कहा कि 100% शेयर लगाओगे, पैसा खरीदो लगाओगे तो ये आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा? तो बोले बात तो ठीक है, एसबीआई को हमें अगर गवर्नमेंट की बैंक बनाना भी है, तो ये किसने बोला कि 100% एसबीआई में पैसा गवर्नमेंट का लगना चाहिए? तो धीरे धीरे क्या किया गवर्नमेंट ने, कुछ को डिवेस्ट किया, कुछ को डिसइन्वेस्ट किया। तो जहां पे इन्वेस्टमेंट था वो इन्वेस्टमेंट को बेचा, तो उससे गवर्नमेंट को पैसा मिला, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। लेकिन कहीं पे हम मेजोरिटी स्टेक अपने पास रखते थे, बाकी को दूसरे को बेचते थे, तो वो एक तरीके का डिवेस्टमेंट। तो इस तरीके से डिवेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट भी दो तरीके का प्राइवेटाइजेशन हो गया, जहां पे गवर्नमेंट को कुछ पैसा मिलना चालू हो गया। और आखिरी तरीका होता था इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये जितने भी इंस्टेंसेस है, ये कॉमन फॉर्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन है जो आप जानते हैं, जहां पे प्राइवेट बिजनेसेस इतने बड़े हो जाते हैं कि वो गवर्नमेंट बिजनेस को एक तरीके से कंप्लीटली डिस्प्लेस कर देता है। तो एक टाइम के बाद एयरटेल इतना बड़ा हो गया कि उसने गवर्नमेंट बिजनेस बीएसएनएल एमटीएनएल को एक तरीके से डिस्प्लेस कर दिया। इंडिगो और ये सब इतने बड़े हो गए कि एक तरीके से एयर इंडिया ऑलमोस्ट डिस्प्लेस हो गया। करेक्ट? बैंकों में प्राइवेट बैंकें इतनी बड़ी हो गई कि ठीक है, एसबीआई तो एक एक्सेप्शनल केस है, बट बाकी और भी तो गवर्नमेंट बैंक्स होती थी, धीरे धीरे उन्होंने बाकी गवर्नमेंट बैंक्स को क्या किया? डिस्प्लेस कर दिया। तो यानी प्राइवेटाइजेशन का एक एंगल ये होता था, जहां पे प्राइवेट बिजनेसेस गवर्नमेंट बिजनेस को हटा दे, तो वो कहलाता था केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये चार में से कोई भी तरीकों से काम किया जाए, वो सब केसेस बनते थे प्राइवेटाइजेशन के। तो आपको इंस्टेंस दे देगा और पूछेगा विच फॉर्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज दिस वेयर गवर्नमेंट कीप्स कंट्रोल ऑफ थिंग्स बट द वर्क इज परफॉर्म बाय अदर? तो ये केस है डेलीगेशन का। करेक्ट? जहां पे प्राइवेट बिजनेसेस रिप्लेसेस गवर्नमेंट बिजनेसेस, ये केस बन जाता है डिस्प्लेसमेंट का। तो ये अमॉन्ग वेरियस टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ये सब वेराइटीज ऑफ प्राइवेटाइजेशन है जो चार तरीकों से किया जा सकता था। फिर उसके बाद आखिरी पैटर्न था ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन तो कई तरीकों से होता है, लेकिन लार्जली जो आपने डिस्कस करना है वो है एफडीआई और एफआईआई। तो कंपैरिजन होना है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। करेक्ट? दोनों में अपने आप में बेसिक फर्क होते थे, जहां एक लॉन्ग टर्म पैसा होता था तो दूसरा शॉर्ट टर्म पैसा होता था। जहां पे एक ओनरशिप कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस में लगाया जाता था, दूसरे को बिजनेस से कोई मतलब नहीं होता था, दूसरे में सिर्फ कितना कमाई दोगे उससे मतलब होता था। एक स्टॉक मार्केट प्लेयर्स होते थे, तो एक बिजनेस में पैसा लगाने वाले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते थे। करेक्ट? जहां पे एक को ओनरशिप कंट्रोल मैनेजमेंट में भी इंटरेस्ट रहता था, दूसरे को ओनरशिप कंट्रोल मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ अपनी स्पेक्युलेटिव कमाई से मतलब है। एक नॉन स्पेक्युलेटिव नेचर होता था तो दूसरा स्पेक्युलेटिव नेचर होता था। एक लंबे समय का पैसा होता था तो दूसरा यूफोरिया इज शॉर्ट लिव। दोनों में ही आपको फॉरेन करेंसी मिलती थी, लेकिन एक में एक बार फॉरेन करेंसी आ गई तो वो गवर्नमेंट के पास ज्यादा समय तक रहती है। लेकिन एफआईआई का पैसा जब आता है, तो जो गवर्नमेंट की चेहरे की मुस्कान थी, याद करिए बड़ी तिजोरी जो ऑर्डर किया था, वो यूफोरिया इज शॉर्ट लिव, यानी आज वो पैसा है, हो सकता है कल ही वो निकाल दे पैसा और पूरा पैसा हमें उसे देना पड़ जाए। तो ये फंड हाउसेज होते थे, तो अल्टीमेटली इनको बोलते थे एफआईआई। तो कंट्री में पैसा तो ये दोनों मोड से आता है, एफडीआई से भी आता है, एफआईआई से भी आता है। अगर गवर्नमेंट को ऑप्शन दिया जाए तो गवर्नमेंट हमेशा क्या प्रिफर करती है? एक सस्टेनेबल एफडीआई ओवर एफआईआई। यानी आपने एफडीआई को प्रेफर करना है हमेशा ऊपर एफआईआई। क्यों? क्योंकि एफडीआई लंबे समय का पैसा होता है और फॉरेन करेंसी होती है, तो यानी गवर्नमेंट को तो चाहिए फॉरेन करेंसी। तो आज जो भी फॉरेक्स रिजर्व है कंट्री का, वो इससे बढ़ता है। तो इससे जितना एफडीआई आएगा उससे गवर्नमेंट को उतना ही फायदा होता है। और इसीलिए कई बार एफडीआई किस बिजनेस में देना नहीं देना, ये एक बोन ऑफ कंटेंशन भी बन जाता है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि एफडीआई दे तो मुसीबत और ना दे तो मुसीबत, यानी गले की हड्डी बन जाता है। तो अगर किसी बिजनेस पे आपने एफडीआई अप्रूव किया,
तो भी बाकी अपोजिशन पार्टी आपने बोलनी है कि भैया देखो कैसी गवर्नमेंट है, आपके डोमेस्टिक बिजनेस को खत्म कर रही है और बाहर के बिजनेसेस को परमिट कर रही है इंडिया में बिजनेस करने के लिए, एफडीआई लाया जा रहा है। एफडीआई नहीं लाया जाए तो कस्टमर्स को बोलते देखो कैसी गवर्नमेंट है, तुम्हारी चिंता नहीं करती, क्योंकि आज बाहर वाला बिजनेसमैन यही प्रोडक्ट को इतने सस्ते दाम पे अच्छा बनाता है, गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं आपको यहाँ रोटी शेप वाला मोबाइल ही खरीदना पड़ेगा, आप उससे रेक्टेंगल शेप वाला मोबाइल नहीं खरीद सकते। तो एक तरीके से यानी चिड़ भी मेरा पड़ भी मेरा वाली बात की जाती है। तो अल्टीमेटली इसलिए एफडीआई अलाउ करना नहीं करना इज अ बोन ऑफ कंटेंशन। हाउएवर ये गवर्नमेंट का काम है डिसाइड करना कि किन चीजों पे एफडीआई दिया जाता है और किन चीजों पे एफडीआई नहीं दिया जाता। तो कुछ चीजें होती है जिसपे एफडीआई एक तरीके से कंप्लीटली प्रोहिबिटेड होता है, जैसे कि आज चाहे एटॉमिक एनर्जी की बात हो, चाहे वो टोबैको वगैरह, कल लोग हमको क्या सिखाएंगे एफडीआई उस पर, तो हम वैसे ही एक्सपर्ट है। करेक्ट। फिर चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, खाने पीने की चीज दूसरे हमें क्या सिखाएंगे, हम उस पर एक्सपर्ट है। चाहे न्यूज एजेंसी का काम हो, इंश्योरेंस पे एक लिमिट हमने कर दी कि मैक्सिमम एफडीआई कितना आ सकता है। तो ये सब गवर्नमेंट जो है वो समय समय पे डिसाइड करती है किन बिजनेसेस पे एफडीआई होगा, किस पे नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, 24%, 25%, 26%, 49%, 51% या 100%। तो अल्टीमेटली कितना परसेंटेज एफडीआई परमिसिबल है, ये सब टाइम एंड अगेन गवर्नमेंट के डिसाइड करने वाली चीज है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता। अब यही एफडीआई दो तरीके से होता था, एक होता था आईएफडीआई, एक होता था ओएफडीआई। ज्यादातर केस में हम एफडीआई जब हम बोलते हैं तो हम आईएफडीआई की बात करते हैं, क्योंकि इंडिया अभी एक डेवलपिंग फेज में है, तो इंडिया को एफडीआई चाहिए। तो जब बाहर वाला व्यक्ति इंडिया में पैसा लगाता है तो हम उसको बोलते हैं इनवर्ड एफडीआई, कि इंडिया में पैसा आया तो बाहर वाला पैसा लाया तो वो एफडीआई का पैसा कहलाता है इंडिया में। लेकिन आज इंडियन बिजनेसेस भी अब छोटे नहीं रहे, तो आज इंडियन बिजनेसेस भी इतने बड़े हो गए जो बाहर जा जाके काम करते हैं। तो रिलायंस का वर्ल्ड में काम है, टाटा का वर्ल्ड में काम है। करेक्ट। पीवीआर ने श्रीलंका में भी अपनी एक कोई स्टोर ओपन कर रखा है। तो इसका मतलब क्या है, भारतीय एयरटेल का जितना नाम इंडिया में उतना अफ्रीका में भी। तो एक तरीके से क्या, ये सब इंस्टेंसेस है ओएफडीआई के, यानी आउटवर्ड एफडीआई, कि इंडियन बिजनेसेस भी बाहर जाके पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो ये रिवर्स एफडीआई बन जाता है एफडीआई के सेंस में, जिसे हम बोलते हैं ओएफडीआई, यानी आउटबाउंड या आउटवर्ड एफडीआई, कोई भी नाम से पुकारिए। तो इकोनॉमी दो पैटर्न पे होती थी, ये भी हम सीख चुके थे। एक होती थी ओपन इकोनॉमी और एक होती थी क्लोज इकोनॉमी। 1990s के डेकेड तक हमारी इकोनॉमी कैसी होती थी, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी यानी जहां पे सब कुछ ट्रेड होगा लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं होता था, यानी हमने बाहर से ना सामान मंगाना ना बाहर सामान बेचना, हम विद इन द फोर वॉल्स काम करते थे। तो ये एक तरीके की क्लोज्ड इकोनॉमी होती थी। फिर धीरे धीरे हमने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया और अपनी इकोनॉमी को क्या किया, क्लोज से ओपन किया, और फिर ग्लोबलाइजेशन कंट्री में हुआ। करेक्ट। तो अब ये जो एफडीआई का पैसा आता है, ये एफडीआई का पैसा दो रूट से आ सकता है, एक होता है ऑटोमेटिक रूट और एक होता है अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट की जब हम बात करते हैं, यानी ये ऑटोमेटिक, यानी कुछ चैनल्स ऐसे हैं, कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जहां पे अगर किसी बाहर वाले को पैसा लगाना है तो उससे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो थ्रू ऑटोमेटिक रूट कंट्री में पैसा लगा सकता है। तो केवल उसमें निगरानी रखने के लिए आरबीआई को बस पावर दिया है कि वो क्या रखेगी, उस पर अपनी वॉच रखेगी कि भैया कौन सा पैसा आ रहा है, किस बिजनेस पे आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिक रूट है, उसमें कोई भी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन एक होता है अप्रूवल रूट, जहां पे गवर्नमेंट कुछ बिजनेसेस में चाहती है कि भैया कौन पैसा लगा रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, हमें उसकी जानकारी चाहिए। तो जब तक हम अप्रूवल नहीं देंगे तब तक वो बाहर वाला व्यक्ति इंडिया में पैसा नहीं लगा सकता। तो जो बिजनेस को गवर्नमेंट ने इस रूट में डाला, तो अल्टीमेटली इस बिजनेस में कोई पैसा लगाएगा तो पहले उसे अप्रूवल लेना पड़ता है, तभी जाके वो इंडिया में उस रूट पे उस बिजनेस पे पैसा लगा सकता है। तो अप्रूवल रूट मतलब गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होगा जो इस चीज को अप्रूव करेगा, तभी जाके आप वो बाहर वाला व्यक्ति कंट्री में पैसा लगा सकता है। तो इस तरीके से कंट्री में एफडीआई का पैसा लार्जली आता है। तो एफडीआई हो चाहे एफआईआई हो, दोनों में बाहर का पैसा इंडिया में आता है। तो सवाल है कब माने कि क्या एफडीआई और क्या एफआईआई है, तो एक क्राइटेरिया है 10% ऑफ एसेट। तो अगर मैं किसी कंपनी की एसेट का 10% से ज्यादा हिस्सा की ओनरशिप, कंट्रोल या मैनेजमेंट ले लूं, तो माना जाता है कि उस कंट्री में आपने एफडीआई किया है। लेकिन अगर ओनरशिप, कंट्रोल, मैनेजमेंट 10% से कम है तो माना जाता है कि वो एफआईआई का हिस्सा रहता है। तो इस तरीके से ये बेसिक एफडीआई एफआईआई का डिस्कशन था जो हमने किया, और ये आपका लार्जली चौथा चैप्टर था, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ, छोटा सा जो हमने देखा था। करेक्ट। फिर जैसे ही गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ देखा, तो अपना आखिरी चैप्टर पे जो हम आए थे वो था सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच फैसिलिटेट्स बिजनेस, यानी पांचवा फैक्टर जिसमें हमने देखना था वो था
सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन विच फैसिलिटेट्स बिजनेस। तो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस को फैसिलिटेट करती है? तो पहले हमने सीखा था कि फैसिलिटेशन यानी मदद दो प्रकार पे, दो पैटर्न पे होती थी। वो दो प्रकार, दो पैटर्न क्या था? पैसों की मदद, बिना पैसों की मदद, यानी ऑर्गेनाइजेशन फंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और नॉन फंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ज्यादातर आपको नॉन फंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। चैप्टर 5 में 5 ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है। चार है नॉन फंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और एक है फंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। नॉन फंड की जब आप बात करते हो, इसमें कैसी ऑर्गेनाइजेशन देखना था आपने? आरबीआई देखना था आपने, सेबी देखना था आपने, सीसीआई देखना था आपने, ईडा देखना था। ये सब नॉन फंड बेस्ड है। ये आपके बिजनेस को कभी पैसा नहीं देते, लेकिन इनके होने मात्र से बिजनेस को फायदा होता है। सो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन विच फैसिलिटेट्स बिजनेस। लेकिन वहीं अपन ने अगर नॉन फंड बेस्ड की बात करना है, तो नॉन फंड बेस्ड फंड बेस्ड की बात करना है, तो फंड तो ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस को पैसों की मदद देते हैं। तो आपने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ना जो कॉमन है, जो सब जानते हैं। तो इसलिए आपको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया जो लेस नोन है, जिसके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते, और वो है नबार्ड। तो नबार्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको देखना था। तो नॉन फंड में एक एक करके हमने चालू किया था। पहला डिस्कशन था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात की, तो इसकी कई सारी बातें हमने देखी थी कि आरबीआई को चलाने के लिए जो कानून है, पावर है, वो है आरबीआई एक्ट 1934 से मिला, जो एप्लीकेबल हुआ था विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1935। और एक और कानून है कंट्री में जो पावर देता है, वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इन पावर का इस्तेमाल करके रिजर्व बैंक जो है वो बैंकों का रेगुलेटर बना बैठा है। तो आरबीआई जो है, इनिशियल उसकी जो ऑफिस थी वो कलकत्ता में स्टेब्लिश की गई थी, जिसको बाद में मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था इन द ईयर 1937। ये सारी बातें हम जानते हैं। आरबीआई की जो टॉप मोस्ट पोस्ट होती है वो है गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक। एट प्रेजेंट कौन है? शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक के कई कामों में से एक मेजर काम होता है कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी को ड्राफ्ट करना। तो मॉनेटरी पॉलिसी कंट्री की ड्राफ्ट होती है, जिसमें वेरियस रेट्स जो हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। वो सब किसका रोल है? आरबीआई का है। तो रिजर्व बैंक को ही कंट्री का सेंट्रल बैंक भी बोला जाता है। उसके बाद वेरियस फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक में आए थे। तो कई कामों में से रिजर्व बैंक के कामकाज क्या थे? तो मेन फंक्शन उसके प्रियम्बल में ही लिखा हुआ था, इशूअर ऑफ करेंसी। तो जितने भी करेंसी नोट्स हैं वो सब कौन छापता है? कंट्री में रिजर्व बैंक छापती है। तो राइट टू कैरी ऑन बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि आपने नोट छापने की दुकान खोल दी, करेक्ट, अगले दिन फिर दूसरी जगह मिलोगे आप। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे ये मेन काम है रिजर्व बैंक का। उसके प्रियम्बल में इशूअर ऑफ करेंसी है आरबीआई। लेकिन ये नोट वोट छापता है, चिल्लर विल्लर छापने का काम इसका नहीं है, यानी कॉइन्स वॉइन्स ये सब आरबीआई नहीं देखता है। तो अल्टीमेटली इशूअर ऑफ करेंसी है। और अल्टीमेटली इसका काम क्या है? मॉनेटरी स्टेबिलिटी लाना। तो हर वो काम ये करता है कंट्री में, कोशिश करता है जैसे कंट्री में मॉनेटरी स्टेबिलिटी बनी रहे। जैसे आप एग्जाम स्टेबिलिटी चाहते हैं कि कोई फ्लक्चुएशन हो भी जाए और एक आध क्वेश्चन ऐसा आ भी जाए, तो भी एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि चारों पेपर में मिनिमम 50 50 50 तो अपन ले ही आए। तो आप स्टेबिलिटी चाहते हैं ना अपने एग्जाम के मार्क्स में भी, ठीक उसी प्रकार से आरबीआई चाहता है कैसी भी सिचुएशन हो जाए, 8 11 हो या कुछ भी हो, अल्टीमेटली कंट्री में पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए, मॉनेटरी स्टेबिलिटी रहना चाहिए। तो ये उसके कई मेजर फंक्शन में से एक फंक्शन है। तो ये गवर्नमेंट की बैंक का काम करता है, ये बैंकर की बैंक का भी काम करता है। क्योंकि आज गवर्नमेंट ने भी अपने पैसों का हिसाब किताब रखना है, तो वो कौन देखता है गवर्नमेंट के पैसों का हिसाब किताब? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखती है। ठीक उसी प्रकार से ये बैंकर्स का गाइड फिलोसोफर है, यानी बैंकों का पालन पोषण करके हाथ पकड़ के चलना किसने सिखाया बैंकों को? आरबीआई ने सिखाया। तो ये इसलिए ये बैंकर्स बैंक भी माना जाता है कि कंट्री में बैंकिंग का बिजनेस कैसे होना चाहिए। केवल इतना ही नहीं, आप प्यार से मानते नहीं, इसलिए ये नियम कायदे कानून से भी आपसे वो काम करवाता है। जैसे कि आज कंट्री में आज कुछ पैसा वो आपका कंपलसरी अपने पास रखवाता है इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व रेशियो। कुछ पैसा ये आपका कंपलसरी आपको अपनी तिजोरी में रखने बोलता है इन द फॉर्म ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का पैसा चाहे आप अपनी तिजोरी में इन द फॉर्म ऑफ कैश रखें, या इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड रखें, या इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखें, वो आपका चॉइस है। लेकिन कैश रिजर्व रेशियो का पैसा कंपलसरी इन द फॉर्म ऑफ कैश ही रखा होना चाहिए, जो आरबीआई की तिजोरी में रहता है, जिसपे आरबीआई आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है। तो यानी जो भी डिपॉजिट एक बैंकों के पास आता है, कमर्शियल बैंक के पास आता है, वो डिपॉजिट का सर्टेन परसेंटेज कंपलसरी हर बैंक को रिजर्व बैंक के पास रखवाना इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर, और बैंकों को अपने पास रखना इन द फॉर्म ऑफ एसएलआर। उसी के बाद फिर भी अगर बैंकों को पैसों की जरूरत पड़ती है, तो आरबीआई आखिरी सांसों तक उनकी मदद करता है इन द फॉर्म ऑफ रेपो रेट्स एंड रिवर्स रेपो रेट्स। तो जब भी बैंकों को पैसों की जरूरत होती है, तो जिस रेट पे वो आरबीआई से बोरो करते हैं वो कहलाता है रेपो रेट, और कल को आरबीआई को जब पैसे चाहिए तो जिस रेट पे वो बैंकों से पैसा लेती है वो कहलाता है रिवर्स रेपो
rate. The rate charged for such transactions are repo and reverse repo. और आरबीआई जो भी ये रेट डिक्लेयर करता है वो सब किस बेसिस पे डिक्लेयर करता है? बेसिस पॉइंट्स पे। तो कल को जब आरबीआई की मीटिंग होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, तो उसमें ये रेट्स वही रखने, बढ़ाने, घटाने, इसका डिसीजन आरबीआई लेता है। करेक्ट। तो अगर आरबीआई बोल रहा है मैंने सीआरआर के रेट को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या है कि जो भी एग्जिस्टिंग रेपो सीआरआर का रेट होगा, नया सीआरआर का रेट उस एग्जिस्टिंग रेट से 0.5% ज्यादा होगा। तो वो परसेंटेज पे नहीं बोलते, वो बेसिस पॉइंट पे जवाब देते हैं, जिसका मतलब क्या है? 100 बेसिस पॉइंट इक्वल्स योर 1%। तो ये सारे काम काजों में था। फॉरेक्स रिजर्व यानी फॉरेक्स की तिजोरी की चाबी भी किसके पास होती है? आरबीआई के गवर्नर के पास, यानी उसने जेब में ही चाबी लेके घूमनी होता है। तो कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व भी कौन है? आरबीआई है। हर ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है अपने आप को प्रमोट करना, डेवलप करना, रेगुलेट करना। तो आरबीआई वो काम भी करता है, अपने आप का प्रमोशन डेवलपमेंट फंक्शन कैसे आरबीआई कहता है। तो आरबीआई जो कहता है वही उसका प्रमोशनल फंक्शन है, वही उसका डेवलपमेंटल फंक्शन है। करेक्ट। और लास्ट कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बैंकों से उन्हीं बिजनेस को पैसा दिलाता है जिनको जरूरत है। तो कंट्री में वही काम होता है जो आरबीआई और गवर्नमेंट चाहती है। तो ये था आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में एज अ फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। वैसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन देखी थी आपने इन द फॉर्म ऑफ सेबी। अब सेबी के बारे में देखा था तो ये स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर था, आप जानते हैं। तो स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर, स्टॉक मार्केट में तीन लोग आते थे। एक आती थी कंपनी, करेक्ट, जो अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट कराती थी। दूसरे आते थे इन्वेस्टर्स, जो क्या करते थे? उस कंपनी में पैसा लगाते थे। और तीसरा आता था इंटरमीडियरीज, क्योंकि आप डायरेक्टली कंपनी का पैसा तो खरीद नहीं सकते, इसलिए किसी ब्रोकिंग हाउस के थ्रू आप वो शेयर्स खरीदते हैं। तो जो ब्रोकिंग हाउस जो शेयर खरीदने बेचने का काम करती है उसको बोलते हैं इंटरमीडियरीज। तो सेबी जो है वो तीनों को कंट्रोल करता है, इशूअर ऑफ सिक्योरिटीज, इन्वेस्टर्स एंड इंटरमीडियरीज। करेक्ट। ये तीनों के फंक्शंस को ध्यान रखते हुए सेबी कामकाज करता है। और सेबी को ये पावर किससे मिला? तो ये पावर मिला थ्रू सेबी एक्ट 1992, जो एग्जिस्टेंस में आया था जनवरी 92 में, और उसमें सेबी को पावर मिला अप्रैल 92 में। करेक्ट। सेबी से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जिसका नाम था सीसीआई। सीसीआई मतलब कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, जिसको पावर मिला था कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947 में, जो सेबी एक्ट 92 आने के बाद रिपील हो गया। और सीसीआई जो पुरानी वाली सीसीआई ऑर्गेनाइजेशन थी उसका बोर्ड निकाल के नई वाली सीसीआई कंपटीशन कमीशन में लगा दिया गया था। वेस्ट क्यों करे पैसे को। तो अल्टीमेटली जो पुरानी सीसीआई थी कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, उसकी जगह ले ली थी सेबी ने एज अ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब हमने सेबी नाम क्यों रखा है, ऐसे नाम कहाँ से आते हैं आपको पता है? क्योंकि एक बोर्ड का नाम था SEBI, तो इसलिए हमने SEBI कर दिया उसको। करेक्ट। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब उसके कई फंक्शंस में ये प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, जैसे आरबीआई प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, वैसे ही सेबी प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। इसलिए ये एक शरीर तीन आत्मा है। आमतौर पे एक आत्मा तीन शरीर होता है, ये एक शरीर तीन आत्मा है। यानी सेबी जो है एक बॉडी में तीन काम करता है। ये कॉजी लेजिस्लेटिव काम करता है, कॉजी एग्जीक्यूटिव काम करता है, और कॉजी जुडिशरी काम करता है। सेबी गलत होने पे फैसला भी सुनाता है, ये उसका कॉजी जुडिशरी फंक्शन है। तो सेबी नियम कायदे कानून भी बनाता है, ये उसका कॉजी लेजिस्लेटिव फंक्शन है। तो सेबी ये भी चेक करता है कि आपने उस कानून को फॉलो किया कि नहीं, ये उसका कॉजी एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। तो ये तीनों टाइप के रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो सेबी परफॉर्म करता है। आज सेबी को गवर्न करने के लिए उसका कंपोजिशन क्या होता है? तो सेबी का टॉप मोस्ट पर्सन कौन होता है? उसका चेयरमैन होता है। तो सेबी तो चेयरमैन होता ही है, उसमें उसके बाद उसके अलावा और कौन होता है? दो मिनिस्ट्री, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के लोग बंदे होते हैं फ्रॉम फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा पांच होल टाइम मेंबर्स होते हैं अपॉइंटेड बाय, पांच मेंबर्स होते हैं अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें तीन होल टाइम होता है। और इनके अलावा एक आरबीआई का जासूस होता है उसमें, यानी आरबीआई का नॉमिनेशन होता है एक मेंबर। तो ये कंपोजिशन ऑफ सेबी के बारे में था। सेबी की ऑफिस हमने देखी थी, उसकी मेन ऑफिस कहाँ पे है? मुंबई पे। कहाँ पे है? बीकेसी में, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। हाउएवर उसकी रीजनल ऑफिस है, कितनी रीजनल ऑफिस है? चार रीजनल ऑफिस है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ की ऑफिस कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। साउथ की ऑफिस कहाँ पे है? चेन्नई। ईस्ट की ऑफिस कहाँ पे है? कलकत्ता। वेस्ट की ऑफिस कहाँ पे है? अहमदाबाद। करेक्ट। तो ये चार उसकी रीजनल ऑफिस बोल लो, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट या जोनल ऑफिस बोल लो। तो ये सेबी की वेरियस ऑफिसेज के बारे में भी डिस्कशन हो गया। फिर सेबी की एक अथॉरिटी होती है जिसका नाम क्या है? एक ट्रिब्यूनल है सेबी के अंदर आने वाला। ट्रिब्यूनल कौन है? सेट, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल। अब ये जो ट्रिब्यूनल है, आमतौर पे अगर आप सेबी के फैसले से खुश नहीं है, क्योंकि सेबी ऑल्सो एक्ट्स एज अ क्वासी जुडिशियरी अथॉरिटी, अगर आप उसके फैसले से खुश नहीं है तो आप सेट के पास जाते हैं। लेकिन सेट के फैसले से खुश नहीं है तो आमतौर पर प्रोसीजर क्या होता है? कोई भी ट्रिब्यूनल के फैसले से खुश ना हो तो आप हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन अगर
आप सेट के फैसले से खुश नहीं है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सेकंड अपील जो है वो डायरेक्टली लाई करती है सुप्रीम कोर्ट में। ये पूरी बातें हमने सेबी के बारे में देखी थी। तीसरी ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था वो था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हमने पढ़ा था कि इससे पहले एक कमीशन होता था जिसका नाम था एमआरटीपी कमीशन, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन, जिसको पावर मिला था एमआरटीपी एक्ट 1969 में। तो उसका बदला रिप्लेसमेंट हुआ कंपटीशन एक्ट 2002 में, जिसकी जगह ली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 14 अक्टूबर 2003 में, जिसका बॉस कौन बना, उसका चेयरपर्सन बना। सीसीआई में 6 मेंबर्स होते हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ऑब्वियसली वो पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी, वो सब रहना चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन, बट कुल मिला के ये लोग होते हैं। इसका फंक्शन, कामकाज क्या होता है, तो आपने जाना ऐसी प्रैक्टिसेस जो हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन उसको एक तरीके से कंट्रोल करता है, कंट्री में कंपटीशन बना रहे, मोनोपोली जैसी सिचुएशन ना आए, ये सब इंश्योर करना किसका काम है, ये सब का इंश्योर करना सीसीआई का काम है। एंड इट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, तो वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी बनी हुई है। ये सीसीआई के बारे में हमने देखा। उसके बाद वेरियस सारी बातें सीसीआई के भी खत्म कर ली हमने। लास्ट था एडा। एडा के बारे में आपने देखा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एडा जो था उसको पावर मिला एडा एक्ट 99 में, जो इंश्योरेंस का कामकाज करती थी। बेसिक है, इंश्योरेंस के जुड़े हुए जितने भी बिजनेस हैं वो सबको रेगुलेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बारे में ज्यादा कुछ है ही नहीं। इट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर। और इंश्योरेंस का बिजनेस कैसे होता है ये सब की ध्यान रखने की पूरा प्रोसेस किसने बनाया, एडा ने बनाया। उसके पावर ड्यूटीज कहाँ थे, सेक्शन 14 ऑफ एडा एक्ट 1999 के अंदर। फिर चैप्टर 6 तो आप जानते हैं, ये पूरा बेसिकली डील करता है आपको डेफिनेशंस 4 फील्ड में। और चैप्टर 3, तो चैप्टर 3 के बारे में अब आपको ये शीट मिल गई होगी। तो ये क्या है, ये पूरी तरीके से आपकी समराइज्ड शीट है, पूरी जितनी भी कंपनी थी। एट लास्ट मैंने क्या बोला था आपको, चैप्टर 3 जो है आपका वो 2 पन्नों में समा जाना है। तो अब आप देख लीजिए, वो जो शीट आपको आई है वो 2 पन्नों में समा गई है। मैंने अपनी बातों पे कायम रह के आपको वो चीज प्रोवाइड करवा दी। अब वो आपका चैप्टर 3 है, बेसिकली व्हाट यू हैव। अब आपका पढ़ने का पैटर्न, पढ़ने का तरीका क्या होता है, तो ये तो आपको एग्जाम वाले दिन काम आएगा जब आपने पूरी कंपनियों को पूरा दोबारा नहीं पढ़ना, तो एक समराइज फॉर्म पे देखने के लिए ये सारी चीजें काम आती। तो जब आप बीसीके को पढ़ें तो बीसीके को पढ़ने का तरीका और पैटर्न हमेशा क्या अडॉप्ट करें, तो आपने देखा चैप्टर 4 ही है, थर्ड और सिक्स्थ चैप्टर नहीं है, ये अलग फील्ड पे बात करते। तो आप हमेशा कॉम्बिनेशन रखिए। कैसा कॉम्बिनेशन रखिए, एक चैप्टर उठाइए, लेट्स से चैप्टर 1, चैप्टर 1 के साथ आप चैप्टर 3 की 5 कंपनियां उठाइए, वही जैसा कॉम्बिनेशन हम क्लास में रखते थे, 5 देसी 1 विदेशी, तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन रखिए, करेक्ट। और उसके साथ चैप्टर 6 की एक डेफिनेशन उठाइए, लेट्स से फाइनेंस फील्ड, लेट्स से आपका मार्केटिंग फील्ड, लेट्स से बैंकिंग फील्ड, कोई भी एक फील्ड उठाइए। तो ये 3 का पेयरिंग, ये आपका एक ग्रुप है। चैप्टर 1 उसके साथ चैप्टर 3 की 5 से 6 कंपनियां और उसके साथ चैप्टर 6 का एक टॉपिक, इसको तैयार करिए। फिर चैप्टर 2 उठाइए, फिर 5-6 कंपनियां चैप्टर 3 की और एक फील्ड आपका चैप्टर 6 का। चैप्टर 4 5-6 कंपनियां चैप्टर 3 की और फिर एक चैप्टर, एक टॉपिक आपका चैप्टर 6 का। और लास्ट आपका चैप्टर 5, बची हुई कंपनियां, मतलब कंपनियों को उसी पैटर्न पे डिस्ट्रीब्यूट करिए और आखिरी फील्ड उठा लीजिए आपका चैप्टर 6 का। तो इस तरीके से जो चैप्टर 6 में 4 फील्ड है उसको ये 4 चैप्टर्स में स्प्लिट करिए और चैप्टर 3 की कंपनियों को भी इन 4 चैप्टर्स में स्प्लिट करिए और इस तरीके से अपनी बीसीके की पढ़ाई को करिए, करेक्ट। तो ये जो नाम है, ये सारी बातें आपके एज इट इज जो आपके स्टडी मेट, जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, वो स्टडी मेट के हिसाब से आया। अब ये तो एक स्टैंडर्ड है, इसके अलावा अब जो भी आपने अपने तरफ से अगर उसमें कुछ एडिशन आपने पढ़ा है, कुछ फेमस बात, कुछ अवार्ड मिला उस कंपनी को, वो और चीजें आप जोड़ना चाहें तो आप इसी में अब नोट करिए, इसी को अपडेट करिए, ताकि एग्जाम वाले दिन आपने जो पढ़ना है वो इसी शीट को पढ़ना। इसके अलावा आपने अब वो चैप्टर को दोबारा नहीं पढ़ना। तो इसलिए कोई कंपनी की खास बात आपको जब भी नजर आ रही है, आपने जब पढ़ा तो कोई एक इंपॉर्टेंट बात आपको मिली, तो वो उस कंपनी के साथ, उसी के साथ जोड़ के वहीं पे उसी शीट में अपडेट कर दीजिएगा, करेक्ट। तो इस तरीके से आपका बीसीके जो है वो पूरा 40 नंबर का बनता है। 40 नंबर में इतना मान लीजिएगा 38 सवाल तो जो हमने पढ़े उसी के रहेंगे, लेकिन हमेशा तैयार रहेगा 2 से 3 सरप्राइजेस के, कि 2-3 सवाल ऐसे आएंगे जो कई बार आउट ऑफ द कंटेक्स्ट भी रहेंगे,
बट क्योंकि ये जनरल नॉलेज है तो उस वक्त आपने जनरल नॉलेज को अप्लाई करते हुए वो सवाल को टिक करो। ये आपका लॉजिक बनना चाहिए। करेक्ट। तो विद दिस आज हमने पूरा बीसीके को जितना मैक्सिमम कवरेज था पूरी तरीके से कवर किया। तो हम जब 2 घंटे में कर सकते हैं तो एग्जाम में आप और कम समझ में क्लास। अगर आप सर अगर आपने शीट नहीं मिली है तो वो शीट कलेक्ट कर लीजिएगा। Correct?